नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। ल्यूसियन के जाने के बाद माइकल ने कुछ पल अकेले बिताए। कुछ देर बाद वह वापस अपने कमरे में चला गया। राजधानी में माइकल के लिए निपटाने के लिए बहुत कम अधूरे काम बचे थे, इसलिए वह अपने उपलब्ध समय का उपयोग ऑरोरा में कुछ मामलों को सुलझाने के लिए करना चाहता था। और फिर ज्ञान को सुरक्षित रखते हुए और अपने शरीर की रक्षा के लिए स्पार्टन को बुलाकर माइकल अपने मूल चिन्ह के साथ अरोरा के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वह पहुंचा, माइकल ने एक जुनूनी किशोर की तरह अपना फोन उठा लिया। हालांकि अरोरा में इस समय शाम का समय था, लेकिन उसके मरे हुए साथियों के अलावा माइकल ही अपने निवास में अकेला था। आंटी मिया और लिली अभी भी बाहर थी। हालांकि इस सब की आदत होने के कारण माइकल ने अपना ध्यान अपने व्यवसाय पर केंद्रित किया। सबसे पहले उसने स्कूल के चैट ग्रुप को चेक किया। ग्रुप चैट, जो पहले की तरह ही नीरस और अव्यवस्थित थी, में बिखरी हुई बातचीत, मीम्स और कभी कभार तैयारियों को लेकर घबराहट भरी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। लेकिन पिन किए गए संदेश में कोई बदलाव नहीं हुआ था। कॉलेज प्रवेश 4 दिन शेष है, कृपया समय से पहले पहुंचे। कोई नई जानकारी नहीं मिली। माइकल ने ऐप बंद किया और तुरंत अपने ब्राउजर पर गया, जहां उसने सुपर एसोसिएशन फोरम में लॉगिन किया। एंटर दबाने से पहले माइकल ने कुछ देर तक लॉगिन स्क्रीन को घूर कर देखा। सुपर एसोसिएशन फोरम अपने परिचित लेआउट के साथ लोड हो गया है, लेकिन माइकल यहां बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने के लिए नहीं आया था। उसने ऊपर स्थित सर्च बार पर टैप किया और वह सवाल टाइप किया जो विजडम के साथ उसके संबंध बनने के बाद से उसे परेशान कर रहा था। पशुपालक अपने पशुओं को कैसे रखते हैं? एक पल में दर्जनों थ्रेड्स उभर आए। उम्मीद के मुताबिक जानकारी का भंडार व्यापक था, लेकिन बिखरा हुआ था। उन्होंने तुरंत देखा कि सामग्री 2 अलग अलग श्रेणियों में बटी हुई थी, साधकों द्वारा पोस्ट और जागरूकता फैलाने वालों द्वारा पोस्ट। उन्होंने खेती का मार्ग के अंतर्गत टैग किए गए एक पर क्लिक किया। शुरुआती कुछ पंक्तियों को पढ़ते ही माइकल के चेहरे पर शिकन आ गई थी। पशु वशीकरण की जागृति के बिना पारंपरिक साधक आमतौर पर अपने वश में किए गए प्राणियों को रखने के लिए पशु थैलियों का उपयोग करते हैं। हालांकि पशु थैलियां काफी महंगी होती हैं, क्योंकि सबसे सस्ती थैली खरीदने के लिए भी लाखों की आवश्यकता होती है। माइकल ने आह भरी। एक और खर्चा, लेकिन कम से कम एक समाधान तो मिल गया। फिर उसने अवेकेंड बीस्ट टेमर क्लास टैग के अंतर्गत एक ट्रेड पर क्लिक किया। तुरंत ही सबसे ऊपर एक वीडियो अपने आप चलने लगा। उसमें एक आत्मविश्वास से भरी युवती शेर के आकार के एक पैंथर के बगल में खड़ी दिखाई दे रही थी, जो अचानक चमकते हुए हवा में गायब हो गया। सभी बीस्ट टैमर्स जागृत होने पर एक बीस्ट स्टोरेज स्पेस प्राप्त करते हैं। यह एक स्थानिक आयाम की तरह कार्य करता है, जो सभी जागृत व्यक्तियों के पास होता है। आप अपने बंधित जानवरों को इच्छानुसार बुला या हटा सकते हैं। भंडारण सीमा आपके वर्ग रैंक पर निर्भर करती है, लेकिन रैंक 1 के बीस्ट टैमर्स भी बिना किसी समस्या के 2 से 3 जीव रख सकते हैं। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। ये तो सुविधाजनक था, उसने जारी रखा। केवल बीस्ट टैमर क्लास वाले अवेकने के पास ही यह क्षमता डिफॉल्ट रूप से होती है। यह स्थान क्लास की आंतरिक संरचना से जुड़ा हुआ है और इसके बिना इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। वे कौशल जो आपको बीस्ट टैमर के रूप में जागृत हुए बिना जानवरों को वश में करने की अनुमति देते हैं, ये भंडारण स्थान प्रदान नहीं करते हैं। वहां था। माइकल अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और आह भरी। वह कोई सर्वज्ञानी पशु प्रशिक्षक नहीं था, उसके पास बस पशुओं को वश में करने का कौशल था। यही बात सब कुछ बदल देती थी, इसलिए उसके लिए कोई स्थानिक पशु भंडारण नहीं है। माइकल ने भौहें चढ़ाई, लेकिन वह लंबे समय तक रूठने वालों में से नहीं था। माइकल सीधा बैठा, अपनी उंगलियों को चटकाया और एक नया टैब खोला। जानवरों की थैलियां कैसे काम करती हैं? इस बार खोज में कम परिणाम मिले। माइकल ने एक ऐसे विकल्प पर क्लिक किया जो आशाजनक लग रहा था। पशु प्रशिक्षक वर्ग के बिना पशुओं को परिवहन करने के वैकल्पिक तरीके। माइकल ने जल्दी से जवाबों को देखा। अधिकतर शिकायतें जानवरों के लिए बने थैलों की कीमत को लेकर थीं। लेकिन तभी उसकी नजर शोरगुल में लगभग दबी हुई एक टिप्पणी पर पड़ी। वे जागृत व्यक्ति जो जानवरों को वश में कर सकते हैं, लेकिन जानवर प्रशिक्षक नहीं हैं, वे भी अपने बंधित प्राणियों को रखने के लिए पशु थैली का उपयोग कर सकते हैं। मुख्य बात बंधन है। थैली इस बंधन को आधार बनाकर अंदर मौजूद प्राणी को स्थिर रखती है। ये जानवर आपके साथ यात्रा कर सकते हैं, यहां तक कि आपके भंडारण स्थान का उपयोग करके उत्पत्ति और आपके स्थानीय तल के बीच भी। माइकल जम गया। उसकी निगाहें उस रेखा पर टिक गईं, यहां तक कि ओरिजिन और आपके स्थानीय विमान के बीच की दूरी के बीच भी। माइकल का दिमाग चकरा गया। यह सिर्फ विजडम की भंडारण समस्या का समाधान नहीं था, यह एक पुल था। वह कुछ क्षण के लिए स्तब्ध होकर चुपचाप बैठा रहा। इस खोज का भार धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था। यदि जागृत व्यक्तियों और उनके पशुओं के बीच के बंधन का उपयोग उन्हें लोगों के बीच, उत्पत्ति की भूमि और अरोरा के बीच स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है, तो शायद केवल पशु ही नहीं थे जो पार कर सकते थे। ये किसी भी तरह से बंधी हुई चीज हो सकती थी। बिल्कुल नहीं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन यह विचार पहले ही मन में बैठ चुका था। यदि पशुओं की थैलियां जीवित प्राणियों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जा सकती हैं, बशर्ते वे पालतू हो, सही बंधन के माध्यम से बंधे हो, तो और क्या क्या ले जाया जा सकता है? क्या वह ओरिजिन से किसी को ऑरोरा ला सकता है? इसके परिणाम भयावह थे और साथ ही रोमांचक भी। माइकल आगे की ओर झुका, उसकी उंगलियां अब कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। वह उच्च श्रेणी के जानवरों के थैलों की तलाश कर रहा था। कीमतें बहुत ही अनुचित थीं। सबसे बेहतरीन थैलियों की कीमत हथियारों से भी ज्यादा थी, कवच से भी ज्यादा। कुछ थैलियां केवल नीलामी में ही मिलती थीं।
कुछ के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी, लेकिन उसके लिए यह स्वीकार्य था। मुश्किल था पर मुमकिन था। माइकल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस बैठ गया। उसे एक पशु थैली की आवश्यकता पड़ने वाली थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह अपने पालतू जानवरों को रखने के अलावा किसी और चीज के लिए उस थैली का इस्तेमाल करने वाला था, माइकल ने इसे अपने भविष्य के लिए छोड़ देने का फैसला किया। अभी अभी उसने फोरम में ये देखने के लिए खोजबीन की थी कि क्या जानवरों की थैलियों का इस्तेमाल जानवरों के अलावा किसी और चीज को ले जाने के लिए किया जा सकता है। दुर्भाग्य से उसे कुछ भी नहीं मिला। इसका केवल दो ही अर्थ हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि फोरम में वह थ्रेड मौजूद ही नहीं था। दूसरा, माइकल के पास उस जानकारी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं थे। पुष्टि करने के लिए उसे अपना रैंक बढ़ाना होगा और सदस्यता स्तर अपग्रेड करना होगा। थ्रेड को बुकमार्क करने के बाद माइकल पीछे झुक गया और एक नया टैब खोला। उसके विचार फिर से विजडम की ओर चले गए, खासकर उल्लू की विचित्र भूख की ओर। चमकदार चीजें, माइकल ने अपना माथा रगड़ते हुए बुदबुदाया। जानवरों को वश में करने वाले पालतू जानवर क्या खाते हैं? फोरम में तरह तरह के पोस्ट भरे पड़े थे, जिनमें नौसिखिए भ्रमित लोगों से लेकर पेशेवर पशुपालकों तक सभी अपने पशुओं की खानपान की आदतों पर चर्चा कर रहे थे। उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रियाएं भी बहुत अलग अलग थीं। उसने एक पोस्ट को सरसरी तौर पर पढ़ा। विभिन्न जीव अपनी प्रजाति, स्तर आदि के आधार पर अलग अलग चीजें खाते हैं। पालतू जीवों का सबसे आम भोजन मांस से भरपूर राक्षसी मांस होता है। कुछ जीव सामान्य मांस पर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन यह आदर्श स्थिति नहीं है। माना के बिना उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है और उनकी क्षमताएं भी कम हो सकती हैं। विभिन्न जीव अपनी प्रजाति, स्तर आदि के आधार पर अलग अलग चीजें खाते हैं। पालतू जीवों का सबसे आम भोजन मांस से भरपूर राक्षसी मांस होता है। कुछ जीव सामान्य मांस पर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन यह आदर्श स्थिति नहीं है। माना के बिना उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है और उनकी क्षमताएं भी कम हो सकती हैं। माइकल ने धीरे से सिर हिलाया। राक्षस का मांस, ये बात समझ में आती है। एक समय था जब लकी और राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन मरे हुए होने के बावजूद कुछ राक्षस शवों को खाने से उनकी स्थिति बेहतर हो गई थी। दुर्भाग्यवश ड्यूक के निजी चिड़ियाघर की देखभाल करने वाले बूढ़े व्यक्ति के अनुसार विजडम भी राक्षसों का मांस नहीं खाता है। माइकल अगले जवाब की ओर बढ़ा। कुछ जीव जंतुओं में मानव ऊर्जा से भरपूर वस्तुओं का सेवन करने की सहज प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, चाहे वे मांस हो या नहीं। वे ऊर्जा की तलाश करते हैं, स्वाद की नहीं। क्रिस्टल, मानव ऊर्जा से युक्त धातुएं, रासायनिक अवशेष, ये सब उनके लिए भोजन के समान है। यदि उनमें मानव ऊर्जा है और वे पचने योग्य हैं, तो वे उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। माइकल आगे की ओर झुका। ये था, विजडम सिर्फ भूखा ही नहीं था, वह शायद ऊर्जा के स्रोतों की तलाश में था। ऐसे स्रोत जो शक्ति से भरपूर हो। जिस चमकदार चीज का उसने जिक्र किया, वह शायद सिर्फ दिखने में ही अच्छी नहीं थी, बल्कि छूने में भी अच्छी लगती थी। मैं परीक्षण के लिए एक ले लूंगा। तारांकन 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 तारांकन। 2 दिन बाद लायनहॉट स्थित अपने आवास में माइकल अपने बिस्तर पर पालती मारकर बैठा था और देख रहा था कि विजडम धीरे से नीचे उतरकर उसके सामने आ गिरा। उसके हाथ में एक जादुई शक्ति से भरा फल था। ये लो, माइकल ने सादगी से कहा और उसे आगे बढ़ा दिया। विजडम ने जरा भी संकोच नहीं किया। उल्लू ने अपना सिर आगे झुकाया, उसके पंजे जमीन पर खटकने लगे और वह भेंट की ओर बढ़ा। एक विचित्र फुर्ती के साथ उस प्राणी ने फल को काट लिया। माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हें ये पसंद आया? ज्ञान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने एक धीमी, संतुष्टि भरी गुनगुनाहट जरूर निकाली। माइकल ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। तुम राक्षस का मांस तो नहीं छूते, लेकिन चमकते फल तुम्हारे लिए एक लजीज व्यंजन है। वह एक हाथ से सहारा लिए पीछे झुक गया और खिड़की की ओर देखने लगा। हल्की हल्की हवा से पर्दे हिल रहे थे, गर्म और सूखी हवा का झोंका। उसके जन्मस्थान पर शामें हमेशा ऐसी ही शांत होती थीं। शांति के माहौल में उसका मन उस पत्र की ओर चला गया जो उसे कल मिला था। एक औपचारिक दस्तावेज जिस पर महान जादूगर लियान का प्रतीक चिन्ह अंकित था। मेज लियान की साफ सुथरी लिखावट संक्षिप्त लेकिन पेशेवर थी। विस्काउंट माइक, आपके द्वारा अनुरोधित विशेष सामग्रियों की मात्रा को देखते हुए मैं आपको राज्य के उड़ने वाले जहाज प्रभाग के माध्यम से उन्हें सीधे आपके नए क्षेत्र में पहुंचाने का विकल्प देना चाहूंगा। यदि आप चाहें तो आपके लिए विदेश यात्रा की व्यवस्था भी की जा सकती है। अपनी शीघ्रतम सुविधा के साथ प्रतिक्रिया दें। माइकल ने पत्र को 3 बार पढ़ा था। यह प्रस्ताव उदार था, वास्तव में उदार से भी कहीं अधिक उदार। उड़ने वाले जहाज पर सवार होना कोई आम बात नहीं थी। लियान द्वारा इतनी सहजता से यह पेशकश करना इस बात का स्पष्ट संकेत था कि माइकल को अब कितना समर्थन प्राप्त था। वह लगभग तुरंत ही सहमत हो गया था, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि ड्यूक एवरमून ने भी अपना वादा किया था कि उनके देश तक परिवहन की व्यवस्था की जाएगी, और माइकल को आज बाद में उस व्यक्ति से मिलने जाना था। वह ड्यूक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अब भी माइकल के मन में बेचैनी थी। वह जाना चाहता था। जितनी जल्दी वह अपनी जमीन पर पहुंचेगा, उतनी जल्दी वह अपनी योजनाएं शुरू कर सकेगा, लेकिन धैर्य रखना जरूरी था। माइकल ने हाथ बढ़ाकर विजडम की चोंच के नीचे धीरे से खुजली की। उल्लू ने पलकें झपकाई, उसकी चमकती आंखें स्नेह से भर उठी। तुम खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हें इतना लाड़ प्यार करता हूं, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। यहाँ अच्छे कवच से भी ज्यादा कीमत इन माना फलों की है। ज्ञान ने क्षण भर के लिए अपने पंख फैलाए। दुर्भाग्यवश जानवरों की थैलियों की जटिलता के कारण माइकल को अभी तक एक भी थैली नहीं मिली थी। तुम्हारे इतने ज्यादा चिपके रहने की आदत को देखते हुए मुझे तुम्हें फिर से कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ेगा। वाह, माइकल के दिमाग में एक बचकानी आवाज गूंज उठी। माइकल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बेशक तुम्हें यह विचार पसंद आएगा, उसने बुदबुदाते हुए कहा। ज्ञान ने अपने पंखों को थोड़ा फड़फड़ाया। माइकल खड़ा हुआ और अपने कोट से धूल झाड़ी। अब जाने का समय लगभग हो चुका था। तारांकन,
1 घंटे बाद माइकल पूरी तरह से कपड़े पहने हुए अपने कमरे से बाहर निकला। उसका लंबा कोट उसके पीछे फर्श को हल्के से छू रहा था। ठीक बाहर एक घोड़ागाड़ी खड़ी थी, चिकनी, गहरे नीले रंग की और स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी की। एस ड्राइवर के बगल में खड़ा था। उसने अपनी बाहें क्रॉस कर रखी थी। सुप्रभात लॉर्ड माइक, एस ने अभिवादन किया। माइकल ने एक बार सिर हिलाया। एस ने अपने अंगूठे से गाड़ी के पिछले हिस्से की ओर इशारा किया। ओह, और आपके साथ कोई और भी है? इससे पहले कि माइकल कुछ पूछ पाता, गाड़ी का दरवाजा खुल गया। लायरा बाहर निकली। उसने एक लंबा धूसर रंग का लबादा पहन रखा था, जिसका गहरा हुड उसके चेहरे के अधिकांश हिस्से को ढके हुए था। मेरे स्वामी, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें उनकी आंखों से मिल गईं। माइकल ने पलकें झपकाईं। तुम आ रहे हो? उसने जिद की। एस ने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरते हुए कहा। उसने कहा कि अगर तुम किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जा रहे हो तो अकेले मत जाओ। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। लायरा जरा भी नहीं हिचकी। मैं आपके आदेशों का पालन करने के लिए तत्पर हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्द सीधे साधे थे, पर उनमें कोई व्यंग्य नहीं था, बस एक सच्चाई थी। माइकल ने एक पल के लिए इस पर विचार किया, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हमेशा हुड नीचे रखना। उसने एक बार सिर हिलाया। वे दोनों एक साथ गाड़ी में चढ़ गए। अंदर से केबिन बिल्कुल वैसा ही था जैसा एस ने वादा किया था, शांत, आरामदायक और आलीशान गद्दीदार। जैसे ही गाड़ी चलने लगी, माइकल ने एक हल्की सी सांस छोड़ते हुए आराम से आर्मरेस्ट पर हाथ रख दिया। लायरा उसके सामने बैठी थी। उसकी मुद्रा एकदम सीधी और स्थिर थी, मानो वह खुद फर्नीचर का हिस्सा हो। उसके लिबादे के हुड ने उसके चेहरे के भावों को लगभग छिपा रखा था, लेकिन माइकल समझ गया कि वह सतर्क थी। तब, क्या आप चमकदार चीजें खा सकते हैं? माइकल ने पलकें झपकाईं। वह धीरे धीरे ज्ञान की ओर मुड़ा। नहीं, माइकल ने रूखे स्वर में कहा, यह सामान्य बात नहीं है। विजडम ने अपना सिर झुकाया। उसकी चौड़ी चमकती आंखें बिना पलक झपकाए देख रही थीं। उसके पंख थोड़े से फड़फड़ाए, जैसे कोई बच्चा रूठ गया हो। लेकिन चमकदार अच्छा लगता है। वे शब्द माइकल के दिमाग में धुंधले से गूंज रहे थे। माइकल ने आह भरी। चमकदार होने का मतलब यह नहीं कि वह खाने योग्य है। ड्यूक का कार्यालय बिल्कुल वैसा ही था जैसा माइकल को याद था। अलमारियों में पांडुलिपियां और ग्रंथ सजे हुए थे। दीवारों पर एवरमून परिवार के प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। हालांकि पिछली बार के विपरीत इस बार ड्यूक की मेज के पीछे राज्य का एक बड़ा नक्शा लटका हुआ था, जिस पर दर्जनों झंडे और नोट्स अंकित थे। माइकल ड्यूक एवरमून के सामने आराम से बैठा था, जो थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ था, और उसके हाथ में कागज का एक पतला बंडल था। तो ड्यूक ने शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में कहना शुरू किया, थॉर्नवेल। उसने चर्मपत्र को उन दोनों के बीच मेज पर रखा और उसके किनारे को थपथपाया। तुम्हारा नया क्षेत्र। माइकल ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन कुछ नहीं कहा। लायरा चुपचाप उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा हुड की छाया में छिपा हुआ था। दोनों में से किसी ने भी उसकी उपस्थिति पर एक नजर से ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ड्यूक ने पूछने की जहमत नहीं उठाई और माइकल भी कुछ समझाने की योजना नहीं बना रहा था। ड्यूक अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और अपनी बाहें मोड़ लीं। एवलॉन फॉरेस्ट थॉर्नवेल की उत्तरी सीमा के अधिकांश भाग से सटा हुआ है। ये खतरों और अवसरों दोनों से भरपूर है। उसने एक बार फिर चर्मपत्र पर नजर डाली और नीचे के एक हिस्से पर थपथपाया। थॉर्नवेल में आपको 8 कुलीन घराने मिलेंगे, 5 बैरन, 2 जमींदार नाइट और 1 विस्काउंट आपके अधिकार क्षेत्र में होंगे। माइकल की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। एक और विस्काउंट पूर्व, ड्यूक ने स्पष्ट किया। आपके पूर्ववर्ती की मृत्यु 2 वर्ष पूर्व एवलॉन फॉरेस्ट में एक असफल अभियान के दौरान हुई थी। उनकी गद्दी पर अब तक किसी ने दावा नहीं किया था। अन्य रईस किसी तरह पद पर बने रहे हैं, लेकिन वे मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि वे वफादार हैं। माइकल ने पूछा। ड्यूक ने कंधे उचकाते हुए कहा, वे अपने हितों के प्रति काफी वफादार हैं। कुछ लोग शायद आपकी परीक्षा लें। माइकल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बात को ध्यान में रखा। तुम काउंट हलन के अधीन रहोगे, ड्यूक ने आगे कहा। वह पूरे थॉर्नवेल क्षेत्र की देखरेख करते हैं और सीधे मुझे रिपोर्ट करते हैं। वह तुम्हारे रोजमर्रा के कामों में दखल नहीं देंगे, लेकिन अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो तुम्हें उनसे चेतावनी मिल जाएगी। समझ गया, माइकल ने सरल शब्दों में उत्तर दिया। ड्यूक ने एक और कागज निकाला जिस पर थॉर्नवेल की मुहर लगी थी। इसमें वह सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत होगी, स्थानीय कर, भूभाग के नक्शे, रक्षात्मक स्थितियां और व्यापार मार्ग। माइकल ने बिना किसी औपचारिकता के उसे ले लिया और अपनी पोशाक में रख लिया। आपको एक छोटी सी सुरक्षा टुकड़ी भी मिलेगी, 30 सैनिक, जो उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। असली रक्षा तो आप खुद लाएंगे। माइकल ने सिर हिलाया। मैंने अपने खुद के इंतजाम कर रखे हैं। ड्यूक ने एक पल के लिए उसे देखा, मानो वह और कुछ पूछना चाहता हो, लेकिन उसने नहीं पूछा। इसके बजाय उन्होंने कहा, एक और बात है। उसने अपने पीछे रखे नक्शे की ओर इशारा करते हुए थॉर्नवेल की सीमाओं के चारों ओर बने लाल चिन्हों के समूह की ओर इशारा किया। एवलॉन फॉरेस्ट में राक्षसों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। ये कितना बुरा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं तो थॉर्नवेल सबसे पहले प्रभावित होगा। तैयार रहें। हाँ। ड्यूक की निगाहें कुछ पल के लिए नक्शे पर टिकी रहीं, फिर माइकल की ओर मुड़ गईं। अब चलिए लोगों के बारे में बात करते हैं। माइकल की मुद्रा थोड़ी सीधी हो गई। थॉर्नवेल की जनसंख्या 20,000 से कुछ कम है। यह एक छोटा सा कस्बा है। वास्तव में इसे मुश्किल से ही कस्बा कहा जा सकता है, लेकिन यहीं पर आपकी हवेली स्थित है। माइकल ने कोई बाहरी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ड्यूक ने एक और चर्मपत्र उठाया और उसे माइकल की ओर सरका दिया। ये नामों की एक सूची थी, ग्राम प्रधानों, संघ प्रतिनिधियों, व्यापारी, लाइसेंसधारियों और कुलीन परिवारों के नाम। आपको इन्हीं लोगों के साथ काम करना होगा।
जो लोग वहां आपका इंतजार कर रहे हैं उनके पास पहले से ही यह जानकारी है, लेकिन बेहतर होगा कि आपके पास भी अपना एक विचार हो। माइकल ने सूची पर सरसरी नजर डाली और फिर उसे जेब में रख लिया। धन्यवाद। ड्यूक ने संक्षेप में सिर हिलाया, फिर अपनी मेज के नीचे स्थित दराजों में से एक की ओर मुड़ गए। मैं लगभग भूल ही गया था, उसने अब अधिक सहज स्वर में कहा। ल्यूसियन जाने से पहले यह मेरे पास छोड़ गया था। उसने कहा था कि यह अंतिम संस्करण है। उसने एक पतली चमड़े की टाई में लिपटा हुआ एक लुढ़का हुआ स्केच निकाला और माइकल को सौंप दिया। माइकल ने इसे सावधानीपूर्वक लिया और चर्मपत्र को खोलना शुरू कर दिया। उसकी सांस अटक गई। ये रहा उनका प्रतीक, ल्यूसियन का अंतिम डिजाइन। केंद्र में एक काला कड़ाहा रखा था जो शैलीबद्ध और तीक्ष्ण किनारों वाला था और एक हल्के हरे आधार पर टिका था जो ज्वालाओं का आभास देता था, हालांकि यह इतना सूक्ष्म था कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था। कड़ाहे के बाईं और दाईं ओर दो भेड़िए खड़े थे। उनके शरीर सुडौल और संतुलित थे, गुर्राते नहीं बल्कि सतर्क थे। वे रक्षकों की तरह आगे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें तेज और बुद्धिमान थीं। पूरा शिखर हरे और काले रंग से किनारा किया हुआ था जिसमें एक सरल सौंदर्यबोध झलक रहा था। बस वो कड़ाही और भेड़िए। माइकल काफी देर तक उसे देखता रहा। वह संपूर्ण था। वह कड़ाही उनकी प्रतिभा का प्रतीक थी। भेड़िए, लकी और प्रिंस, उनके पहले साथी, उनके पहले सैनिक। दरअसल उनकी संख्या 3 थी, लेकिन आखिरी भेड़िया। माइकल इस बारे में सोचना पसंद नहीं करता था। उसके मन का एक हिस्सा अब भी मानता था कि उस भेड़िए की वर्तमान स्थिति के लिए वही जिम्मेदार है, लेकिन साथ ही वह ये भी जानता था कि इसमें पूरी तरह से उसकी भी गलती नहीं थी। आखिरकार प्यार को भी सीमित संख्या में ही बांटा जा सकता है। एक ही प्रकार के मरे हुए में भी उसके पसंदीदा जीवों की संख्या कभी 2 से अधिक नहीं हुई थी। ड्यूक ने माइकल को देखते हुए अपना सिर झुकाया। तुम्हें ये पसंद आया? माइकल ने एक बार सिर हिलाया। हाँ, मैं करता हूँ। ड्यूक ने कंधे के ऊपर से देखते हुए कहा, यह साफ सुथरा है, दिखावटी नहीं, प्रभावित करने की कोई जल्दी नहीं, लेकिन विशिष्ट है। माइकल ने उसे वापस लपेटकर अपने कोट के अंदर रख लिया। ठीक है, ड्यूक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आप और आपकी विनम्रता। बहुत खूब, हम आज ही इसे राज्य में पंजीकृत करवा लेंगे, फिर संबंधित दस्तावेजों पर प्रतीक चिन्ह अंकित करवा लेंगे। आगे से सभी औपचारिक मोहरों पर आपको इसकी आवश्यकता होगी। अब यही आपके वंश का प्रतीक है। माइकल ने सिर झुकाया। समझ गया। ड्यूक ने वापस बैठते हुए कहा, आप जानते हैं, ल्यूसियन 1 दशक से अधिक समय से प्रतीकों को डिजाइन कर रहा है। उसने कहा कि यह उसके द्वारा किए गए सबसे आसान कामों में से एक था। माइकल थोड़ा मुस्कुराया। सच में? आपने कहा कि अगले दिन जब वह और अधिक डिजाइन मॉडल लेकर आपके पास आया तो आपने कुछ भी नहीं बदला। आपने उसे कुछ दिशा निर्देश दिए और फिर उसे काम करने के लिए छोड़ दिया। इस तरह का भरोसा बहुत कम देखने को मिलता है। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि यह विश्वास नहीं था। डिजाइन के बारे में उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वह इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हो सका। उनकी जरूरतें भी बहुत सरल थीं, और शायद बस थोड़ा सा विश्वास कि ल्यूसियन इसे सही तरीके से करेगा। लेकिन उन्हें भी इस स्तर के अधिकार की उम्मीद नहीं थी। माइकल खड़ा हो गया। ड्यूक ने भी ऐसा ही किया। ड्यूक ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा, चूंकि आप कल जा रहे हैं। ड्यूक के बोलते रहने पर माइकल बीच रास्ते में रुक गया और थोड़ा सा मुड़ गया। आपको एरियन से मिलने जाना चाहिए। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। ड्यूक का चेहरा शांत था, लेकिन उसने सोच समझकर बात कही। मुझे यकीन है कि तुम समय समय पर यहाँ आते रहोगे, लेकिन शायद अभी जल्दी नहीं, और अगर आए भी तो पहले जैसा नहीं होगा। तुम एक लॉर्ड बन जाओगे, जमीन जायदाद, अपने कर्तव्यों और वहां जो भी हलचल मचाने की योजना बनाओगे उसमें व्यस्त रहोगे। माइकल ने कुछ नहीं कहा, वह उसके बोलने का इंतजार करता रहा। ड्यूक ने हल्की सी मुस्कान दी। अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है, या कम से कम उसके जैसा कुछ कहने में। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। जाने से पहले मैं उससे मिल लूंगा। अच्छा। ड्यूक वापस बैठ गया और कलम उठाते हुए बोला, अब आप जा सकते हैं, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। माइकल अपने घर के बैठक कक्ष में पालथी मारकर बैठा था। उसने अपनी एक कोहनी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर टिका रखी थी और सोच में डूबा हुआ अपनी उंगलियों से अपनी थोड़ी को हल्के से थपथपा रहा था। उसके सामने 3 लोग खड़े थे, हमेशा की तरह लबादा ओढ़े हुए। लायरा की आंखें आधी झुकी हुई थी, लेकिन वह सतर्क थी। लिया और एस अजीब तरह से एक दूसरे के बगल में खड़े थे। ज्ञान, जाहिर है, सीधे माइकल के कंधे पर बैठा था। देख रहा था, हमेशा देखता रहता था। माइकल की निगाहें एक लड़के से दूसरे लड़के पर घूमती रहीं। मैं कल अपने इलाके के लिए रवाना हो जाऊंगा, उसने शांत भाव से कहा। एस और लिया दोनों ने ही तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। माइकल की आवाज शांत थी, लेकिन दृढ़ थी। लायरा मेरे साथ आएगी, लेकिन तुम दोनों को एक फैसला लेना होगा। उन्होंने अपने शब्दों को मन में बसने दिया और फिर आगे बोले, तुम मेरे साथ आ सकते हो, मेरे नाम पर सेवा करो। बदले में तुम्हें पहले की तरह ही भोजन और वेतन मिलेगा, लेकिन इस बार और भी बेहतर होगा। माइकल के लहजे में थोड़ा बदलाव आया। या फिर तुम यहीं रहो, इस घर की देखभाल करो, मेरी अनुपस्थिति में संपत्ति का प्रबंधन करो और छोटे मोटे काम संभालो। मैं तुम्हें हर हाल में मासिक वेतन दूंगा। फिर भी लड़के चुप रहे। सन्नाटा खींच गया। लिया ने अपनी हथेलियों को अपनी कमर पर कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा तनावग्रस्त और असमंजस में था। एस का मुंह थोड़ा सा खुला फिर बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बोलना चाहता हो, लेकिन कोई चीज उसे रोक रही थी। माइकल ने दबाव नहीं डाला। उसने इंतजार किया। अंत में एस ने अपनी गर्दन के पीछे खुजली की और बुदबुदाया, ऐसा नहीं है कि हम कृतघ्न हैं, तुम्हें पता है। उद्धरण चिन्ह। माइकल ने कुछ नहीं कहा। एस ने एक छोटी सी सांस छोड़ी, मानो खुद को संभाल रहा हो। उस समय जब हमने तुम्हें लूटने की कोशिश की थी, जब लिया ने वो चाकू निकाला था, अगर कोई और रईस होता तो हम मर चुके होते।
अब भी कोई उत्तर नहीं। और तब से आपने हमारे साथ इंसानों जैसा बर्ताव किया है, ज्यादातर लोगों से बेहतर। उसने एक पल के लिए लायरा की तरफ देखा, फिर नजरें नीचे कर ली। लेकिन अगर हम अब आपका साथ दें तो हम आपके हो जाएंगे। सचमुच? इसके बाद लिया की धीमी और कर्कश आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। कोई दिखावा नहीं, सिर्फ इसलिए तुम्हारे लिए काम नहीं करना क्योंकि हमारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। अब हम तुम्हारा अनुसरण करते हैं, बस यही बात है। हम बंध गए हैं, यही तो है ना? माइकल ने एक बार सिर हिलाया। हाँ। लड़कों ने कुछ नहीं कहा। उन्हें अपनी छोटी बहन की याद आ गई। लीरा, उसकी हत्या एक कुलीन व्यक्ति ने की थी। उसी की वजह से उन्होंने शक्ति प्राप्त करने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश किया था, और अब वे उस चीज में तब्दील होने की कगार पर खड़े थे जिससे वे नफरत करते थे। उस सीमा को पार करना आसान नहीं था। माइकल इंतजार करते करते थककर खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, अगर आप न आने का फैसला करते हैं तो भी इस घर का प्रबंधन करने का प्रस्ताव अभी भी कायम है। अगली सुबह आसमान बिल्कुल साफ था और चारों ओर शांति और अंतिम क्षण का एहसास था। माइकल के आवास के ठीक बाहर 3 गाड़ियां खड़ी थीं। तीनों का निर्माण उत्कृष्ट ढंग से किया गया था, लेकिन उनके उद्देश्य पहली नजर में ही स्पष्ट हो गए थे। पहली गाड़ी चिकनी, सुगठित और सूक्ष्म रूप से सुरुचिपूर्ण थी। उसकी कारीगरी दिखावटीपन के बिना ही धन दौलत का आभास कराती थी। यह उस तरह की गाड़ी थी जिससे किसी युवा रईस के उतरने की उम्मीद की जा सकती है। यह भव्य नहीं थी, बस एकदम सही थी। दूसरा वाला आकार में बड़ा, अधिक भारी और स्पष्ट रूप से अधिक लोगों के लिए बनाया गया था। तीसरी गाड़ी पूरी तरह से कामचलाऊ थी। उसमें खिड़कियां नहीं थीं। उसके निचले ढांचे में लोहे की मजबूत छड़ें लगी थीं। देखने में वह किसी व्यापारी काफिले की गाड़ी लग रही थी, न कि किसी शाही जुलूस की। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर वह माल ढोने के लिए ही तो थी। माइकल मुख्य दरवाजे की ओर जाने वाली छोटी सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़ा होकर हो रही गतिविधियों को देख रहा था। सबसे आगे वाली गाड़ी के चालक ने उन्हें देखकर अपनी टोपी उतारकर अभिवादन किया। सुप्रभात लॉर्ड माइक, हम तैयार हैं और सारा सामान लाद दिया गया है। माइकल ने सिर हिलाया। उसके बगल में लायरा खड़ी थी, जिसने हमेशा की तुलना में अधिक सुरुचिपूर्ण चोगा पहना हुआ था। ये चोगा उसके पतले शरीर पर खूब जच रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी हुड था, लेकिन इससे उसकी उपस्थिति छिप नहीं पा रही थी। फिर लड़के थे। ऐसने गहरे हरे रंग की जैकेट पहनी थी जो एकदम नई और इस्त्री की हुई थी। उसकी पैंट पॉलिश किए हुए बूटों में टक्ट थी और पहली बार उसके बाल ठीक से कंघी किए हुए थे। लिया भी उसी तरह के कपड़ों में उसके बगल में खड़ी थी, हालांकि उसके कपड़ों का रंग थोड़ा हल्का था, राख धूसर और भूरा। वह उनमें सहज नहीं लग रहा था। उसका हाथ बार बार उसकी आस्तीन को छू रहा था, मानो कपड़ा उसे काट लेगा। लेकिन वे दोनों यहाँ थे। उन्होंने अनुसरण करने का विकल्प चुना था। अंततः उन्हें सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। ये कुलीनों की दुनिया थी और वे इसे बदलने में असमर्थ थे। उनमें सत्ता हासिल करने और कुछ भी बदलने की प्रतिभा भी नहीं थी। हालांकि वे इसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन अंततः दोनों ने आरामदेह जीवन को चुना। माइकल भले ही कुलीन वर्ग से था, लेकिन वह बाकियों जैसा नहीं था। और बस इतना ही काफी था। विजडम ऊपर से नीचे उतरी, छत के किनारे से फड़फड़ाती हुई एक छोटी सी छलांग और पंखों की फड़फड़ाहट के साथ माइकल के कंधे पर बैठ गई। उल्लू आजकल ज्यादा सक्रिय हो गया है। माइकल को शक था कि वह उसे शायद जरूरत से ज्यादा खाना खिला रहा था। माइकल ने अपने निवास पर आखिरी नजर डाली। उसने एक बार धीरे से सांस छोड़ी, फिर उसने कहा, चलो चलते हैं। वे सब एक साथ पद से हट गए। कुछ देर बाद अब माइकल खड़ा था और उसके बगल में ड्यूक एवरमून थे। उनका हाव भाव राजसी था, लेकिन कठोर नहीं, और उनके हाथ हल्के से उनकी पीठ के पीछे जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने सामने एकत्रित सैनिकों की ओर सिर हिलाया। 40 आदमी साफ सुथरी खामोश पंक्तियों में खड़े थे। वे सामान्य गार्ड नहीं थे। उनमें से प्रत्येक ने गहरे हरे रंग का कवच पहन रखा था, जिस पर माइकल का प्रतीक चिन्ह अंकित था। वह ये देखकर अचंभित रह गया। ड्यूक एवरमून ने उनकी ओर इशारा किया। वादे के मुताबिक आपका अंगरक्षक, इसे उपहार समझिए। माइकल केवल बेबसी से सिर हिला सका। वह सहज रूप से मना करना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। ड्यूक एवरमून ने इसके बारे में पहले भी बात की थी, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं था कि ये चीजें उधार नहीं बल्कि दी जाएंगी। ड्यूक ने धीमी लेकिन आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, ये लोग अनुशासित हैं। वे आदेशों का पालन करेंगे और सवाल नहीं पूछेंगे। माइकल की निगाहें यूनिट पर चारों ओर घूम गईं। धन्यवाद ड्यूक एवरमून, मैं आपके इस उदार भाव की वास्तव में सराहना करता हूं, माइकल ने कहा। उसके पीछे, हालांकि सावधानीपूर्वक कुछ दूरी पर खड़े थे, उसके लोग थे। लायरा सबसे करीब खड़ी थी। थोड़ी दूर पीछे एस और लिया एक दूसरे के बगल में खड़े थे। सभी लोग चुपचाप इस बातचीत को देखते रहे। माइकल ने अपनी नजर बगल में घुमाई। हमारे आने जाने की व्यवस्था आप किस तरह से करेंगे? उसने धीमी आवाज में पूछा। ड्यूक एवरमून ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उनके होठों के किनारों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम देख लोगे, उसने कहा। 2 घंटे बाद राजधानी के बाहर माइकल स्थिर खड़ा रहा। हवा के कारण उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और उसका कोट उसके पीछे लहरा रहा था। उसके सामने एक परिचित दिखने वाला बर्तन था, एक उड़ने वाला जहाज। माइकल पहले तो ये दृश्य देखकर चौंक गया, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसे यह उतना आश्चर्यजनक नहीं लगा। ड्यूक एवरमून की सदियों पुरानी विरासत और प्रभाव को देखते हुए ये और भी अजीब होता अगर उनके पास निजी राक्षस चिड़ियाघर के अलावा भी कई भव्य चीजें छिपी हुई न होती। अंत में माइकल को एहसास हुआ कि उसे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। वास्तव में उनके दिमाग में अधिक महत्वपूर्ण मामले थे। राज्य की ओर से उन सामग्रियों की खेप जो पहले से ही उस क्षेत्र के लिए रवाना हो चुकी थी, जहां उन्होंने कभी कदम भी नहीं रखा था। कभी भी एक कंपनी भी न चलाने के बावजूद उस क्षेत्र का प्रबंधन करने का कठिन कार्य, और सबसे जरूरी,
उनकी पदोन्नति। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले उसके पास केवल 2 दिन बचे थे। जैसे ही आखिरी बक्से जहाज पर लादे गए, ड्यूक एवरमून ने माइकल की ओर रुख किया। उनके हाथ अभी भी उनकी पीठ के पीछे मुड़े हुए थे। ड्यूक ने कहा, यह जहाज आपको थॉर्नवेल ले जाएगा और तुरंत बाद यहीं वापस आ जाएगा। मैं आपके शानदार शासनकाल की कामना करता हूं, ड्यूक ने आगे कहा। आपका शासनकाल लंबा और यादगार हो। माइकल ने सिर हिलाया। धन्यवाद। ड्यूक ने एक संक्षिप्त विचारशील मुस्कान दी। इसके साथ ही जैसे ही कर्मचारियों ने बोर्डिंग रैंप को नीचे किया, वह पीछे हट गए। माइकल सबसे पहले आगे बढ़ा। विजडम ने अपने कंधे पर थोड़ा सा हिल डुल किया, अपने पंखों को समायोजित किया, लेकिन उड़कर नहीं गया। लायरा पीछे पीछे चली, उसके बूट लकड़ी पर बिना आवाज किए बज रहे थे। एस और लिया उसके पीछे पीछे चल रहे थे, ज्यादातर समय वे हिचकिचाते हुए चल रहे थे। माइकल के सैनिक एक एक करके जहाज पर चढ़े। 40 जवान हरे रंग के कवच में थे, जिन पर नया पंजीकृत प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। कुछ उत्सुक दिख रहे थे, कुछ अनुशासित, लेकिन किसी ने भी आदेश पर सवाल नहीं उठाया। अब वे सब उसके अधीन थे। जैसे ही आखिरी आदमी ने ट्रेन में कदम रखा, रैंप एक हल्की जादुई फुफकार के साथ ऊपर उठ गया। माइकल ने ड्यूक की ओर अंतिम नजर डाली, जिन्होंने विदाई के तौर पर अपना एक हाथ उठाया। फिर जहाज ऊपर उठने लगा। एक धीमी सी गूंज के साथ यह एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित होकर आकाश की ओर तैरने लगा। तारांकन। थॉर्नवेल क्षेत्र, ग्राफील्ड की जागीर। थॉर्नवेल के ऊपर आसमान में ठंडक छाई हुई थी। ग्राफील्ड मैनर के मुख्य हॉल में 2 आदमी धधकती हुई भट्टी के सामने बैठे थे और दोनों के हाथ में मसालेदार शराब का एक एक गिलास था। ग्राफील्ड के बैरन एल्रिक मजबूत कद काठी वाले, तेज निगाहों वाले और लगभग 50 वर्ष की आयु के अपनी सीट पर आगे की ओर झुके हुए थे। जैसे ही उन्होंने अपने पे में घूरते हुए कहा, आग की लपटें उनके झुर्रीदार चेहरे पर चमक रही थीं। उनके सामने बैरन मैडॉक्स ऑफ रेडरिज आराम से बैठे थे, दुबले पतले, युवा, और उनकी भेड़िया जैसी मुस्कान उनकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। उन्होंने अपने नाम से मेल खाता लाल किनारी वाला कोट पहना हुआ था और उनमें एक ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास था जो खुद को अधिकांश लोगों से अधिक चतुर समझता था। तो एल्रिक ने धीमी और कर्कश आवाज में कहा, आखिरकार हमें एक नया स्वामी मिल गया है। मैडॉक्स ने अपनी भौहें उठाईं। आखिरकार, मुझे तो लगने लगा था कि ड्यूक हमें पूरी तरह से भूल गए हैं। मैंने सुना है कि यह नया लॉर्ड काफी खास है, एल्रिक ने बुदबुदाते हुए कहा। मैडॉक्स हंस पड़ा। स्पेशल, तुम्हारा मतलब हरा है। लड़का तो दाढ़ी बनाने लायक भी नहीं है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने ड्यूक की प्रतियोगिता जीत ली। ये दुनिया कहाँ जा रही है? क्या असली दावेदार सच में प्रतियोगिता में थे भी? और उसके ग्रैंड टियर होने की उस बेतुकी अफवाह के बारे में तो बात ही मत करो। एल्रिक मुस्कुराया नहीं। फिर भी वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वृद्ध बैरन ने कहा। यह सुनकर मैडॉक्स के चेहरे पर थोड़ी सी सख्ती आ गई। किस्मत या फिर पक्षपात, कोई फर्क नहीं पड़ता, एल्रिक ने तीखी निगाहों से कहा। अब वह हमारे स्वामी हैं, विस्काउंट थॉर्नवेल, चाहे पसंद हो या ना हो। मैडॉक्स ने अपनी शराब का आखिरी घूंट पिया और गिलास को हल्के से खनकते हुए नीचे रख दिया। तो आप क्या करने का सुझाव देते हैं? एल्रिक ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उनके बीच आग की लपटें चटक रही थीं। अंत में उसने कहा, देखो देखो, एल्रिक ने अंत में कहा। मैडॉक्स ने भौहें चढ़ा ली। बस इतना ही, बस देखते रहो, फिलहाल के लिए। एल्रिक अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। थॉर्नवेल भले ही दूरदराज का इलाका हो, लेकिन इसे भुलाया नहीं गया है। ड्यूक ने इसे हमेशा के लिए खाली न रहने देने का एक कारण है। बाहर हवा महल की पत्थर की दीवारों से टकराकर जोर से आवाज कर रही थी, तभी दोनों आदमी थोड़ा मुड़े। थॉर्नवेल खतरनाक जगह थी, इस बात में किसी को कोई शक नहीं था। एवलॉन फॉरेस्ट से सटी यह जगह ऐसी थी जहां जंगली जानवर गांव के खेतों से कुछ ही मील की दूरी पर घूमते थे। लेकिन यह समृद्ध भी था, बहुत अमीर। इसी वजह से सामंत वहां रुके हुए थे। और अब वे घबराए हुए क्यों थे? पिछले 2 वर्षों से किसी वरिष्ठ अधिकारी के प्रति जवाबदेह न होने के कारण वे चुप्पी के आदी हो गए थे। उन्हें बिना किसी निगरानी के खाना खाने की आदत पड़ गई थी। तस्करों, घुमंतु साहसी लोगों और यहाँ तक कि विदेशी व्यापारियों ने भी थॉर्नवेल के छोटे सरदारों के साथ सौदे करने शुरू कर दिए थे। ये सब छुपकर होता था, लेकिन किसी ने दखल नहीं दिया। अब राजधानी से एक युवा विस्काउंट आ रहा था और किसी को भी यह नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। क्या आपको लगता है कि वह दखल देगा? मैडॉक्स ने बेपरवाही दिखाने की कोशिश करते हुए पूछा। एल्रिक ने बेजान हंसी हंसते हुए कहा, वे हमेशा दखलंदाजी करते हैं। सवाल यह है कि कितना। मैडॉक्स ने आगे कहा, क्या होगा अगर उसके पास हमसे मुकाबला करने की शक्ति हो? राज्य की नहीं, बल्कि उसकी अपनी। एल्रिक की भौहें तन गईं। यह और भी बुरा हो सकता है। मैडॉक्स ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद, लेकिन शायद नहीं। अगर वह अभी बच्चा है तो उसे सलाहकारों की जरूरत होगी। हो सकता है वह हम जैसे लोगों की बात भी सुने, ऐसे लोग जो इस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं। एल्रिक ने उसे घूर कर देखा। या फिर वह इतना समझदार हो सकता है कि यह जान सके कि हम जैसे लोग ही समस्या हैं। इससे मैडॉक्स चुप हो गया। सच तो यह था कि वे सभी चिंतित थे, सिर्फ मैडॉक्स और एल्रिक ही नहीं, बल्कि अन्य बैरन भी। जमींदार शूरवीर भले ही अपने आदर के सिद्धांतों का दिखावा करते हों, लेकिन संसाधनों के पुनर्वितरण के मामले में वे भी उतने ही गहरे दलदल में फंसे हुए थे। हर किसी ने थॉर्नवेल के खजाने में हाथ डाला था, हर किसी के पास खोने के लिए कुछ न कुछ था। फिर भी मैडॉक्स ने अंततः कहा, वह एक ऐसे जाल में फंस रहा है जिसमें उसे बहुत परेशानी होगी। उसके हरे बालों को देखते हुए मुझे लगता है कि वह 6 महीने के भीतर राजधानी वापस भाग जाएगा। एल्रिक ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे से खड़ा हुआ, दूर धुंध से ढके जंगल की ओर देखने वाली ऊंची खिड़की की ओर चला और एक पल के लिए बाहर देखता रहा। नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा, वह चुनाव नहीं लड़ेगा। मैडॉक्स ने पलकें झपकाईं। क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? एल्रिक मुड़ा नहीं। ड्यूक का टूर्नामेंट जीतकर कोई भाग नहीं सकता।
मुझे नहीं पता कि वह नौजवान कौन है, लेकिन चाहे वह ड्यूक का असली दावेदार था या नहीं, जिस पर मुझे संदेह है क्योंकि असली खिलाड़ी इस तरह की वीरान जगह पर आने की जहमत नहीं उठाएंगे, वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अंततः वह मैडॉक्स की ओर मुड़ गया। सावधान रहो, अल्रिक ने कहा। यह लड़का जैसा दिखता है वैसा शायद न हो। मैडॉक्स ने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, तो फिर आपका क्या सुझाव है? क्या हम झुककर आपकी चापलूसी करें? अल्रिक की मुस्कान गंभीर थी। नहीं, हम उनका स्वागत करेंगे, मुस्कुराएंगे, दावत का आयोजन करेंगे, उनके शासनकाल के लिए टोस्ट करेंगे और उन्हें समायोजन में मदद करने की पेशकश करेंगे। वह रुका, उसकी आवाज कठोर हो गई। और हम देखते रहते हैं। मैडॉक्स ने आह भरी। ठीक है, हम अभी के लिए अच्छा व्यवहार करेंगे। अच्छा, अल्रिक ने कहा। उड़ने वाला जहाज धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, सुबह की धुंध को चीरता हुआ जो ऊंचे इलाकों से एक कफन की तरह चिपकी हुई थी। देख से माइकल रेलिंग के पास खड़ा था, उसका लबादा हवा में लहरा रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने उस जगह को देखा जो जल्द ही उसका नया घर बनने वाला था। हम कुछ ही क्षणों में उतरने वाले हैं, मेरे स्वामी, जहाज के कप्तान ने उनके पीछे से घोषणा की। उनकी आवाज कभी कभार चलने वाली हवा के झोंकों के बावजूद स्थिर थी। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। लायरा उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। माइकल, जिसके मन में उसके लिए कोई तत्काल योजना नहीं थी, ने उसे अपनी मर्जी से काम करने दिया। वैसे भी उनके बीच हुए अनुबंध और अपनी ताकत के चलते उसे उसकी कोई खास चिंता नहीं थी। ज्ञान हमेशा सतर्क, विपरीत कंधे पर बैठा हुआ एक हल्की सी आवाज निकाल रहा था। अदृश्य जादुई शक्तियों के मार्गदर्शन में हवाई यान ने अपनी गति और धीमी कर दी। जहाज धरती पर इस तरह उतरा कि मिट्टी में ऊर्जा के विसर्जित होने की एक शांत गड़गड़ाहट सुनाई दी। रैंप के नीचे उतरने और एक यांत्रिक सरसराहट की आवाज आने तक माइकल ने इंतजार किया, उसके बाद वह नीचे उतरा। जूते जमीन पर पड़े। गीली घास और जंगली जड़ी बूटियों की खुशबू उसकी नाक में भर गई, राजधानी की तुलना में कहीं अधिक तीव्र और मिट्टी जैसी। हवा में हल्की ठंडक थी। उसके सैनिक सुव्यवस्थित पंक्तियों में उतर गए। हरे रंग के कवच पहने 40 सैनिक, जिन पर माइकल का नया पंजीकृत प्रतीक चिन्ह बना हुआ था, भेड़ियों से घिरे एक कड़ाहे का निशान। वे निपुणता से आगे बढ़े, बक्से उतारे, परिधि चौकियों को सुरक्षित किया और मालवाहक गाड़ी में आए घोड़ों को संभाला। ऐसा और लिया चमकते आसमान को देखकर आंखें झपकाते हुए उनके पीछे पीछे चले। इससे पहले वे दोनों कभी राजधानी से इतनी दूर नहीं गए थे। उनके लिए यह मानो कोई दूसरी ही दुनिया थी। उनके पीछे 3 गाड़ियां थीं, जो मनुष्य और पशु दोनों के संयुक्त प्रयासों से धीरे धीरे लकड़ी के रैंप से नीचे लुढ़कती हुई आ रही थीं। इनमें माइकल की निजी गाड़ी, बड़ी यात्री गाड़ी और व्यापारी शैली की मालगाड़ी शामिल थी। प्रत्येक गाड़ी में घोड़े जल्दी से जोते गए और कुछ ही मिनटों में समूह ने एक छोटा चलता फिरता शिविर बना लिया। सुबह की धुंध पहाड़ियों से हठपूर्वक चिपकी हुई थी। जब माइकल छोटे से उतरने वाले क्षेत्र के अग्रभाग पर खड़ा था, उसकी निगाहें उस विशाल अछूते जंगल पर घूम रही थी जो अब उसका था, थॉर्नवेल। यहाँ का माहौल अलग था। हवा एकदम साफ थी, ऐसी साफ हवा जो फेफड़ों को भर देती थी और आपको छोटा और जीवंत महसूस कराती थी। क्षितिज तक जंगली पेड़ फैले हुए थे और दूर धुंध में पहाड़ों की धुंधली सी झलक दिखाई दे रही थी। कहीं दूर अनंत वन मंडरा रहा था। यही उसने चुना था। आगे बढ़ते समय उसके जूते गीली मिट्टी में हल्के से धंस गए। सैनिक एकदम घड़ी की सुई की तरह हरकत में थे। उन्होंने उपकरण उतारे, गाड़ियों को रैंप से नीचे उतारा और घोड़ों को ठोस जमीन पर ले आए। सैनिकों की कतारों में से एक सैनिक आगे बढ़ा, लंबा चौड़े कंधों वाला और सुबह की हल्की रोशनी में चमकता हुआ स्टील का कवच पहने हुए। पास आते ही उसने अपना हेलमेट उतार दिया, जिससे उसका चौकोर जबड़ा, छोटे काले बाल और अनुभव से भरी तीखी आंखें दिखाई दी। वह माइकल से सम्मानजनक दूरी पर रुका, फिर उसने एक सलीके से सलामी दी। मेरे स्वामी, उसने गहरी और स्पष्ट आवाज में कहा। नाइट कैप्टन रोरान, मुझे आपकी अंगरक्षक इकाई की कमान सौंपी गई है। माइकल ने एक बार सिर हिलाया। रोरान एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, अगर अनुमति हो तो क्या आप चाहेंगे कि मैं एक घुड़सवार को हवेली में पहले भेज दूं? हम उन्हें आपके स्वागत की तैयारी करने के लिए कह सकते हैं। ये प्रथा है, खासकर नवनियुक्त रईसों के लिए जो अपना पद ग्रहण करने आते हैं। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और अपनी बाहों को अपनी छाती पर मोड़ लिया। क्या आमतौर पर ऐसा ही किया जाता है? रोरान ने हल्के से सिर हिलाया। जी महाराज, कम से कम अधिकांश क्षेत्रों में तो ऐसा ही होता है। थोड़ी सी रस्म लोगों को ये याद दिलाने में मदद करती है कि वे किसकी सेवा कर रहे हैं। माइकल ने पेड़ों के बीच से गुजरते घुमावदार रास्ते की ओर देखा। उसके मन में यह विचार आया कि औपचारिक रूप से स्वागत किया जाना उचित होगा, लेकिन उसका एक दूसरा हिस्सा हिचकिचा रहा था। उसने अपनी निगाहें वापस धरती पर टिका दी। खेत, पहाड़ियां, सुदूर पश्चिम में बसे एक गांव से उठता धुएं का हल्का सा गुबार। इस जगह को किसी धूमधाम की जरूरत नहीं थी। नहीं, माइकल ने अंततः कहा, ऐसा नहीं करते। रोरान ने पलकें झपकाईं। मेरे स्वामी, माइकल की आवाज शांत थी, लेकिन अब उसमें स्पष्टता का पुट था। मैं इस क्षेत्र को जैसा है वैसा ही देखना चाहता हूँ। जल्दबाजी में की गई सफाई या बनावटी मुस्कान नहीं, क्योंकि उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। उसने पीछे मुड़कर उन सैनिकों की ओर देखा जो गाड़ियां तैयार कर रहे थे। लोगों को पहले से ही पता है कि मैं आ रहा हूँ। ये तो तय है। देखते हैं कि बिना किसी धूमधाम के मेरे आने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। इससे मुझे किसी भी तैयार दावत से कहीं ज्यादा पता चलेगा। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। रोरान ने कोई बहस नहीं की। उसने बस सिर झुकाया और कहा, समझ गया महाराज। अपना उद्देश्य पूरा कर चुका उड़ने वाला जहाज एक बार फिर से भिनभिनाने लगा। माइकल चुपचाप देखता रहा जैसे ही जहाज धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा।
कुछ ही क्षणों में यह आकाश में गायब हो गया और राजधानी की ओर वापस चला गया। उसके जाने के बाद आसपास का वातावरण शांत हो गया। अब बस वे दोनों ही बचे थे, माइकल, उसके लोग और एक ऐसी भूमि जिस पर दावा किया जाना बाकी था। सैनिक अपने अगले कार्य में पहले से ही तत्पर थे, घोड़ों को तैयार करना। घोड़ों को बांधकर और खोलकर उन्हें व्यवस्थित पंक्तियों में लाया गया। माइकल ने साधारण सवारी घोड़ों की उम्मीद की थी, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि ये घोड़े औसत दर्जे के घोड़ों से कहीं बेहतर थे। हर योद्धा अपने घोड़ों पर सवार होने लगा, उनकी चाल तेज और सहज थी, जो उनके प्रशिक्षण का प्रतिबिंब थी। लिया आंखें फाड़कर कांपती हुई और लड़खड़ाती हुई एक घोड़े के पास हिचकिचाए, लगाम को ऐसे पकड़े हुए जैसे वो फट जाएगी। ऐसी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, उसका एक पैर रकाब में था और वो पहले से ही ऐसे डगमगा रहा था जैसे जमीन ने उसका साथ छोड़ दिया हो। एक बुजुर्ग शूरवीर हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। क्या तुम्हें मदद चाहिए, लड़के? ऐस का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने सिर हिलाया। हाँ, इतना स्पष्ट है ना? चिंता मत करो, शूरवीर ने उसका संतुलन सुधारने में मदद करते हुए कहा। हम ध्यान रखेंगे कि तुम्हारा चेहरा न टूटे। एक अन्य व्यक्ति ने लिया की मदद की और धैर्य के साथ उसे हर कदम पर मार्गदर्शन दिया, मानो उसने ये काम दर्जनों बार जमींदारों के लिए किया हो। ऐसा प्रतीत होता था कि शूरवीरों को इन दोनों और उनके स्वामी के बीच की घनिष्ठता का पहले ही आभास हो चुका था। उनका लहजा अधिक मैत्रीपूर्ण था, उनके कार्य अधिक विचारशील थे। दूसरी ओर लायरा ने बड़ी सहजता और कुशलता से घोड़े पर सवार हो गई। उसने बिना किसी से मदद मांगे या निर्देश का इंतजार किए, मानो वह घुड़सवारी के लिए ही पैदा हुई हो, घोड़े पर सवार हो गई। वह एकदम सीधी और स्थिर बैठी थी। इस बीच माइकल को उसके अपने घोड़े की लगाम सौंप दी गई। वह प्राणी बाकी सभी प्राणियों से बिल्कुल अलग था। वह अपने से पूरे एक सिर जितना लंबा था, उसकी खाल गहरे काले रंग की थी और उसमें एक हल्की सी चमक थी जो सतह के नीचे किसी अप्राकृतिक चीज का संकेत दे रही थी। उसकी आंखें एक रहस्यमय चांदी की तरह चमक रही थीं। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। रोरान फिर आगे बढ़ा। यह आपका है, महाराज। ड्यूक द्वारा विशेष रूप से चुना गया है। इसमें राक्षसी रक्त का अंश है। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ओह, चिंता मत करो, रोरान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राक्षसी प्रवृत्ति तो खत्म हो चुकी है। अब बस सहनशक्ति, गति और अधिकांश निम्न स्तरीय जादुओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बची है। वफादार और डराना बेहद मुश्किल। माइकल ने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा। घोड़ा जरा भी नहीं हिला, बस एक हल्की सी फुफकार निकाली, मानो उसे पहचान रहा हो। रोरान ने आगे कहा, यह ड्यूक एवरमून की ओर से एक उपहार है। ये नए बैच का हिस्सा है। पूरे राज्य में इनकी संख्या केवल कुछ दर्जन ही है। आपका वाला उनमें से सबसे बेहतरीन में से एक है। माइकल ने धीरे से सिर हिलाया। मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये कहते हुए वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि इसका विकसित रूप कैसा दिखेगा। अनजाने में ही माइकल एक जुनूनी व्यसनी की तरह सोचने लगा था। अगला विचार उतनी ही स्वाभाविक रूप से आया, क्या वह इसे वश में करेगा या इसे मारकर एक मरे हुए प्राणी के रूप में पुनर्जीवित करेगा। बाकी सब पहले से ही घोड़ों पर सवार थे और सावधान मुद्रा में प्रतीक्षा कर रहे थे। माइकल ने आखिरी बार चारों ओर नजर डाली। उसने एक ही सहज गति में सनकर घोड़े पर सवार हो गया। चलो चलते हैं, उसने कहा, और इसी के साथ थॉर्नवेल के नए लॉर्ड बिना किसी पूर्व सूचना के अपने क्षेत्र की ओर रवाना हो गए। जैसे ही समूह आगे बढ़ने लगा, नम मिट्टी पर खुरों की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। माइकल के विचार उस जानकारी की ओर चले गए जो ड्यूक एवरमून ने प्रस्थान से पहले उसके साथ साझा की थी। थॉर्नवेल, यह इलाका ऊंचे पहाड़ों में बसा हुआ था, जिसकी सीमाएं घने जंगलों और सदाबहार वन के किनारे से लगती थीं। इसकी आबादी लगभग 20,000 थी। राज्य के मानकों के हिसाब से यह कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन नगण्य भी नहीं थी। यह संख्या बड़ी मानी जाती थी या छोटी, यह इस बात पर निर्भर करता था कि कौन पूछ रहा है। एक विस्काउंट राज्य के लिए यह सम्मानजनक संख्या थी। हालांकि थॉर्नवेल का असली महत्व सतह के नीचे छिपा हुआ था। खनन, यह भूमि अयस्क और दुर्लभ खनिजों से समृद्ध थी, जो एक वरदान और अभिशाप दोनों थी। खानों से ही क्षेत्र की अधिकांश आय प्राप्त होती थी, जबकि कृषि शेष आय का आधार थी। लेकिन प्रकृति में माना प्रतिक्रियाशील अद्वितीय धातुओं ने ही थॉर्नवेल को उसका वास्तविक रणनीतिक महत्व प्रदान किया। जनसंख्या के अलावा लगभग 1000 सैनिकों की एक स्थायी सेना होनी चाहिए थी, जो विस्काउंट थॉर्नवेल की उपाधि के प्रति वफादार हो। लेकिन वह वफादारी सैद्धांतिक रूप से अधिक थी, व्यवहार में कम। तारांकन 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 तारांकन। पिछले 2 वर्षों से उचित शासक के अभाव में माइकल को सैन्य टुकड़ी की वर्तमान गुणवत्ता या अनुशासन पर संदेह था। फिर वहां एक प्रबंधक था। पिछले शासक के हटाए जाने के बाद से यह क्षेत्र जागीर के प्रमुख दरबारी के अधीन था। थॉर्नवेल एक गैर वंशानुगत क्षेत्र था, जिसका अर्थ है कि इसकी विकाउंटशिप वंश से जुड़ी नहीं थी। पूर्व लॉर्ड आए, शासन किया और चले गए, अपने परिवारों और संपत्तियों को साथ लेकर। कोई जड़ नहीं, कोई स्थायित्व नहीं। इससे सत्ता परिवर्तन सुगम तो हो गया, लेकिन साथ ही भूमि आंतरिक क्षय के प्रति संवेदनशील भी हो गई। हर बार सत्ता परिवर्तन के साथ आम लोग अधिक विमुख होते गए, छोटे सामंत अधिक स्वतंत्र होते गए और प्रबंधक अधिक आरामदेह स्थिति में आ गए। माइकल को इसमें कोई संदेह नहीं था कि कहीं न कहीं कोई छिपा हुआ भ्रष्टाचार जरूर होगा जिसे उजागर किया जाना बाकी है। थॉर्नवेल को चुनने के कई कारण थे, लेकिन उनमें से शायद ही कोई कारण उस इलाके से जुड़ा था। यह दूरदराज का इलाका था, हाँ, खतरनाक भी निश्चित रूप से, लेकिन यही वजह थी कि उसने इसे चुना था। इस तरह की जगह ने उसे जगह दी, बढ़ने, छिपने, योजना बनाने और निर्माण करने के लिए जगह। फिर भी उसे इतनी जल्दी इस सब का बोझ महसूस होने की उम्मीद नहीं थी। जमीन, उम्मीदें, पहाड़ियों के उस पार इंतजार कर रहे अनजान चेहरे, ये सब धीरे धीरे उसके कंधों पर छा गए कोहरे की तरह भारी हो गए। उसे अपने क्षेत्र पर पहले की अपेक्षा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
पर पहले उसे आगे बढ़ना था। 2 दिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले बस इतना ही समय बचा था। अगर वह इससे पहले अगली रैंक तक नहीं पहुंच पाया तो उसका मौका हाथ से निकल जाएगा। उसे हर हाल में सफलता हासिल करनी थी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। माइकल ने लगाम पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और आगे बढ़ते हुए रास्ते की ओर अपनी निगाहें सिकोड़ ली। थॉर्नवेल में उसके लिए जो भी योजना थी उसे अभी इंतजार करना होगा। सबसे पहले उसे अपनी वर्तमान सीमाओं को पार करना होगा, फिर वह बाकी सब कुछ संभाल लेगा। तारांकन थॉर्नवेल मनो मुख्य हॉल। थॉर्नवेल मनो के भव्य हॉल में पुरानी लकड़ी और ठंडे पत्थर की सुगंध फैली हुई थी। मुख्य नौकरानी इसोल्डे खिड़की के पास खड़ी थी। अपने एप्रन से हाथ पोंछते हुए वह आसमान की ओर देख रही थी। उसके सफेद होते बाल कसकर जूड़े में बंधे थे और उसके तीखे चेहरे पर फ्राउन झलक रहा था। वह प्रबंधक की ओर मुड़ी, जो विस्काउंट की पुरानी ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर सुस्ती से बैठा था। क्या हमें नए स्वामी के लिए कुछ तैयारी नहीं करनी चाहिए? स्टीवर्ट हेलमरिक ने हाथ में पकड़े शराब के गिलास से नजरें उठाए बिना ही तिरस्कारपूर्ण ढंग से हाथ हिला दिया। उनके वस्त्र, जो कभी औपचारिकता के प्रतीक गहरे मैरून रंग के थे, वर्षों के प्रयोग से फीके पड़ गए थे और ढीले हो गए थे। उनका शरीर गोल मटोल हो गया था और उनकी आंखों में 2 वर्षों के अनियंत्रित अधिकार के कारण एक थकावट भरी चमक थी। अरे, अगर लड़का सचमुच आने का इरादा रखता है तो पहले सूचना भेज देगा, हेलमरिक ने प्याला लापरवाही से घुमाते हुए कहा। ये हरे रंग के रईस हमेशा दावत और जुलूस चाहते हैं। वे आपको तैयारी के लिए समय देंगे ताकि उनका आगमन भव्य लगे। इसोल्डे के होंठ एक सीधी रेखा में दब गए। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो? हेलमरिक ने आखिरकार ऊपर देखा। भौहें हैरानी से तन गईं। क्या आपको लगता है कि नया विस्काउंट बिना सूचना दिए यहां आ जाएगा? अरे, मैंने इस जागीर पर उससे भी ज्यादा समय तक राज किया है जितना उसके सीने पर बाल उगे हैं। ड्यूक ने उसे नियुक्त किया होगा, लेकिन यहाँ अधिकार के लिए सिर्फ एक पत्र और मुहर काफी नहीं होती। इसोल्डे ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी निगाहें वापस खिड़की की ओर घुमा ली। उसका दिल चुपचाप बेचैन था। हेलमरिक आत्मसंतुष्ट हो गया था। 2 वर्षों तक बेलगाम सत्ता ने उसकी इंद्रियों को सुस्त कर दिया था, उसे मूर्ख बना दिया था। उसे पिछले सच्चे स्वामी की याद आई, कठोर, शांत, लेकिन सक्षम। इस नए स्वामी के बारे में उसने अफवाहें सुनी थी। राजधानी का एक युवा विजेता जिसने ड्यूक की प्रतियोगिता में अनगिनत लोगों को हराया था। कुछ फुसफुसाते थे कि वह जादू का इस्तेमाल करता है, कुछ कहते थे कि वह शक्तिशाली शक्तियों को बुला सकता है, और कुछ तो उसका नाम ग्रैंटियर तक फुसफुसाते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करे। मैं कर्मचारियों से हॉल की सफाई करवा ही लूंगी, उसने धीमी आवाज में कहा। बस एहतियात के तौर पर। हेलमरिक ने आंखें घुमाई। जो चाहो करो औरत, लेकिन जब तुम कवचधारी बच्चे के आने की तैयारी में सबका समय बर्बाद करोगी, जो शायद अगले हफ्ते तक नहीं आएगा, तो मुझे दोष मत देना। उसने एक और लंबा घूंट लिया। हवेली की दीवारों के बाहर बहुत दूर घोड़ों के खुरों से मिट्टी हिल रही थी। थॉर्नवेल के दक्षिणी बाहरी इलाके। वे थॉर्नवेल के केंद्रीय शहर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क के ऊपर स्थित एक दूरस्थ टीले से कुछ ही पहले रुक गए। माइकल ने एक हाथ उठाकर समूह को रुकने का इशारा किया। उसका चेहरा एकाग्रचित हो गया, मानो वह आगे के रास्ते पर नहीं बल्कि उससे कहीं दूर किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो। बिना कुछ कहे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर फैलने दिया। पहले पेड़ों पर जानवर दिखाई दिए, फिर पक्षी ऊपर उड़ने लगे और लोग। सैकड़ों मीटर दूर एक चौड़े टूटे फूटे द्वार के चारों ओर आलसे से जमा हुए कस्बे के कथित रक्षक थे। माइकल की टेलीपैथी उसकी धारणा में समाहित थी, जो ध्वनि और स्मृति को स्पष्टता में परिवर्तित कर देती थी। हंसी मजाक, हल्की फुल्की बातचीत, पासे का खेल। कोई एक बैरल पर धंसा हुआ सो रहा था, दूसरा अपने भाले पर ऐसे झुक गया जैसे उसे सीधा रखना उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो। माइकल की आंखें अचानक खुल गईं और उसकी भौहें फड़कने लगीं। तो थॉर्नवेल की रक्षा व्यवस्था की यही स्थिति थी। उसने धीरे से अपनी जीभ चिटकाए और अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए अपना पूरा ध्यान द्वार के भीतर हो रही गतिविधियों पर केंद्रित कर दिया। कस्बा बड़ा नहीं था पर घना था। तंग इमारतें एक दूसरे से सटी हुई थीं, सड़कें कीचड़ भरी और जीर्ण शीर्ण हालत में थीं। कस्बे में आगे कुछ बेहतर कपड़े पहने लोग अकड़कर टहल रहे थे, जिन्हें दुबले पतले और शांत स्वभाव के फटेहाल आम लोग देख रहे थे। फिर वो हिस्सा आया जिसने माइकल के चेहरे पर तनाव पैदा कर दिया। खुले बाजार के किनारे पर 2 पहरेदार, जो न केवल निष्क्रिय थे बल्कि सक्रिय भी थे, एक आम आदमी से जबरन वसूली कर रहे थे। कस्बे के कुछ लोग पास से गुजरे, लेकिन उन्होंने एक नजर भी नहीं डाली। माइकल ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि को सीमित किया। उसकी निगाहों में तीक्ष्णता बढ़ती गई। उन्हें थॉर्नवेल से एक आदर्श स्थान होने की उम्मीद नहीं थी। यह इसके लिए बहुत दूरस्थ, बहुत जंगली और बहुत अस्थिर था। लेकिन अब उसे जो दिख रहा था वह केवल जीर्णशीर्णता नहीं थी, वह उपेक्षा थी। ये जगह, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसके बगल में चुपचाप आकर खड़े शूरवीर सेनापति ने कहा, क्या कोई गड़बड़ है महाराज? माइकल ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें अभी कस्बे की दूर स्थित दीवारों पर टिकी हुई थीं। उसने हाथ बढ़ाकर विजडम के पंखों पर हाथ फेरा। रोरान ने पीछे से कहा, क्या हम आगे बढ़ें मेरे स्वामी? रोरान ने पीछे से कहा, क्या हम आगे बढ़ें मेरे स्वामी? हाँ। दल धीरे धीरे कस्बे के द्वार की ओर बढ़ा। खुरों की आवाज उबड़ खाबड़ सड़क पर गूंज रही थी। थॉर्नवेल का प्रवेश द्वार सामने दिखाई दे रहा था, टेढ़ी मेढ़ी पत्थर की दीवारों से घिरे 2 झुके हुए लकड़ी के द्वार। ऊपर एक धुंधला बैनर लहरा रहा था, जो धूप और हवा से फटा और फीका पड़ गया था। माइकल सबसे आगे चल रहा था। उसके साथी ढीले ढाले लेकिन अनुशासित तरीके से उसके पीछे पीछे चल रहे थे। दूर से देखने पर वे किसी कुलीन व्यापारी काफिले की तरह लग सकते थे। ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठा, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त नहीं। जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, पहरेदार आखिरकार हरकत में आ गए।
उनमें से 2 गार्ड झट से सीधे खड़े हो गए और पासे व खाली मग एक तरफ धकेल दिए। तीसरा गार्ड, जो बाकियों से उम्र में बड़ा और चौड़ा था, उसने एक छोटे गार्ड को सड़क की ओर धकेलते हुए कहा, इन्हें रोको। पहरेदार एक ऐसी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा जो बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं थी। उसने अपना हाथ उठाया और अपने भाले के पिछले हिस्से से रास्ता रोक दिया। अरे यात्रियों, उसने पुकारा, शहर में भारी कर कानून लागू है। प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश शुल्क देना होगा। प्रति व्यक्ति 3 चांदी के सिक्के और प्रत्येक सवारी के लिए 5 सिक्के। माइकल बिना पलक झपकाए उस आदमी को घूरता रहा। हर व्यक्ति के लिए 3। नाइट कैप्टन रोरान ने उसके पीछे से बुदबुदाते हुए कहा, यह तो लूट है। रक्षक ने कवचधारी शूरवीरों या उनके उच्च कोटि के घोड़ों पर ध्यान नहीं दिया, या शायद उसने ध्यान दिया हो लेकिन उसे परवाह नहीं थी। माइकल ने अपना सिर झुकाया। कठोर कर कानून? जी हाँ, गार्ड ने बनावटी गंभीरता से कहा। अशांति के कारण आपातकालीन कर वसूली। डाकू और राक्षस, जानते हो ना, खतरनाक समय है, बहुत खतरनाक। दूसरे गार्ड ने पहले गार्ड के पीछे करते हुए कहा, आपकी सुरक्षा के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। माइकल ने गहरी सांस ली। बाकी पहरेदार अब द्वार के पीछे इकट्ठा होने लगे थे, हाथ बांधे, भावहीन चेहरे के साथ। उनमें से किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। वह अपनी पदवी का इस्तेमाल कर सकता था। वह रोरान से उन्हें पिटवाकर अपनी विशिष्ट टुकड़ी के साथ द्वार पर धावा बोल सकता था। लेकिन इसके बजाय माइकल ने अपनी कमर में रखी थैली में हाथ डाला, एक छोटी सी सिक्कों की थैली निकाली और उसे हल्के से पहले गार्ड की ओर उछाल दिया। जब से उसके आसपास लोगों की संख्या बढ़ने लगी, तब से वह अपनी भंडारण जगह को उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने समझौता किया और अपने लिए 1 पैसों का थैला खरीद लिया। जमीन पर गिरते ही थैली से खनखनाहट की आवाज आई। गार्ड ने उसे पकड़ लिया। अप्रत्याशित सहयोग देखकर उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने उसे खोला, फिर पलकें झपकाईं। ये सोना है। माइकल का लहजा नर्म था। इससे सभी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि घोड़ों को भी। गार्ड स्तब्ध होकर देखते रह गए। जी, बिल्कुल महाराज, उनमें से एक हकलाते हुए बोला और थोड़ा झुक गया, हालांकि वह अभी भी उसे पहचान नहीं पाया था। आप आगे बढ़ सकते हैं। माइकल ने एक बार सिर हिलाया और अपने घोड़े को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बाकी घोड़े भी उसके पीछे पीछे चले। जैसे ही वे फाटक से अंदर गए, पहरेदार अनिश्चितता से एक तरफ खड़े हो गए। उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, कौन भला इस मनगढ़ंत कर के लिए सोने में भुगतान करता है? दूसरे ने जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हम बस भाग्यशाली थे। माइकल ने टेलीपैथी के जरिए ये सब सुना। उसने कुछ नहीं कहा। शहर में प्रवेश करते ही रोरान उसके बगल में आकर रुका। उसका जबड़ा भींचा हुआ था। आपने उन्हें आपसे जबरन वसूली क्यों करने दी मेरे स्वामी? माइकल का जवाब शांत था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि भ्रष्टाचार कितना फैल चुका है, और अब मुझे पता चल गया है। उसने चारों ओर नजर डाली। कस्बे की सड़कें कीचड़ से सनी और अव्यवस्थित थीं। बच्चे गलियों की छाया में छिपकर उन्हें देख रहे थे। औरतें सतर्क आशा से उन्हें निहार रही थीं। दुकानें फीकी लग रही थीं, आधी दुकानें खाली थीं। ये सर्वत्र है। उसने विजडम को अपने कंधे से थोड़ा और कसकर लगा लिया। उल्लू ने हल्की सी आवाज निकाली। विजडम ने उससे अभी अभी पूछा था कि क्या उन गार्डों के चमकदार हेलमेट चमकदार भोजन थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। मैं यहाँ अपने खिताब के बारे में शेखी बघारने नहीं आया हूँ, माइकल ने रोरान को जवाब दिया। रोरान कुछ देर तक चुप रहा। समझा। वे आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे थॉर्नवेल में और अंदर जाते गए, स्थिति और भी बदतर होती गई। सड़कें जगह जगह से टूटी फूटी और धंसी हुई थीं, जिनमें सड़े हुए पानी के गड्ढे भरे हुए थे और उनसे बदबू आ रही थी। फफूंद और कचरे की गंध हवा में एक अदृश्य कोहरे की तरह फैली हुई थी। गलियों के कोनों पर मलबा बिखरा पड़ा था, जहां टूटी हुई गाड़ियां और टूटे फूटे बक्से सड़ने के लिए छोड़ दिए गए थे। नंगे पैर और दुबले पतले बच्चे ढहे हुए शामियानों के नीचे से देख रहे थे। एक लड़का पेड़ की छाल चबा रहा था। दूसरे ने लकड़ी की एक इतनी घिसी हुई तलवार पकड़ रखी थी कि वह किसी छड़ी जैसी लग रही थी। माइकल की निगाहें बिना पलक झपकाए सब कुछ पर घूम गईं। जानवर भी सुस्त थे। बकरियां नालियों के पास घूम रही थीं। एक गधा दीवार को ऐसे घूर रहा था मानो वह चलना ही भूल गया हो। किसी ने उनका अभिवादन नहीं किया, किसी ने सिर नहीं झुकाया। लोग बस घूरते रहे और फिर कुछ देर बाद या उसके नजरों से ओझल हो जाने के बाद नजरें हटा ली। हे भगवान, रोरान ने धीमी और गुस्से भरी आवाज में बुदबुदाया। ड्यूक के नाम पर यह सब क्या गड़बड़ है? माइकल ने कुछ नहीं कहा। यह महज सड़न नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। देखो, रोरान ने आधे गिरे हुए बोर्ड वाली एक जर्जर इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा। यह टाउन वॉच का कार्यालय है। ये कानून प्रवर्तन का केंद्र होना चाहिए, लेकिन इसे कपड़े सुखाने की झोपड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बच्चा सचमुच टूटे हुए तलवार रखने वाले स्टैंड पर गीले कपड़े टांग रहा था। माइकल ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वे अमीर दिखने वाले लोगों के एक समूह के पास से गुजरे, या यूं कहें कि यहाँ जिन्हें अमीर कहा जा सकता है, जो एक शराब की दुकान के बाहर आराम कर रहे थे, जो बाकी इलाके की तुलना में कहीं ज्यादा साफ सुथरी लग रही थी। उनके कुर्ते पर सोने की किनारी लगी थी। उनकी हंसी कुछ ज्यादा ही तेज गूंज रही थी। उनमें से एक ने माइकल के समूह को देखा और आंखें सिकोड़ कर देखा, फिर सावधानी से तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ मुंह फेर लिया। माइकल की कनपटी में तेज दर्द हो रहा था। उसके सिर में एक हल्का दर्द बढ़ने लगा। ये दर्द शारीरिक तनाव के कारण नहीं, बल्कि उसके सामने मौजूद दृश्यों की विशालता के कारण था। आखिर उसे शुरुआत कहां से करनी चाहिए थी? उसने मन ही मन गाली दी। उसका जबड़ा कस गया था। इस जगह का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति को बर्खास्तगी से कहीं अधिक बुरी सजा मिलनी चाहिए थी। यह जरूर प्रबंधक का काम था। ड्यूक के नोट्स के अनुसार पिछले लॉर्ड की बर्खास्तगी के बाद हेलमरिक नाम के एक व्यक्ति को अंतरिम प्रबंधक के रूप में कार्यभार सौंपा गया था,
और अगर यह उसके देखरेख में 2 साल बिताने का नतीजा था तो हिलमरिक सिर्फ लापरवाही नहीं था, वह या तो आपराधिक रूप से आलसी था या जानबूझकर भ्रष्ट था। बेशक ये संभावना भी थी कि हिलमरिक निर्दोष था और यह सब अन्य संस्थाओं के कारण हुआ था। माइकल को समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से कौन सी स्थिति ज्यादा खराब है। उसने अपनी कनपटी रगड़ी, उसके दिमाग में विचार तेजी से घूमने लगे। अगर इस गड़बड़ी के पीछे प्रबंधक का हाथ था तो उससे तुरंत निपटना होगा, लेकिन अगर हिलमरिक सिर्फ एक कठपुतली था, कोई और पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था, तो मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर था। चाहे जो भी हो, हवेली पहुंचते ही हालात बदलने वाले थे, और तेजी से, दिखावे के लिए नहीं। लेकिन अब यह उसका इलाका था, उसकी जिम्मेदारी थी, और अगर थॉर्नवेल गिर गया तो वह सब कुछ भी नष्ट हो जाएगा जो वह बनाने की योजना बना रहा था। उसने दूर स्थित हवेली के द्वारों की ओर देखा जो छतों के ऊपर से मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। अब यात्रा में बस कुछ ही मिनट बचे थे। रोरान फिर से आगे झुका, उसके चेहरे पर तनाव था। हम करीब हैं। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। माइकल की उंगलियां लगाम पर थोड़ी और कस गईं। किसी को आगे भेज दो, उसने धीमी आवाज में कहा, अभी भी रास्ते की ओर देखते हुए। उन्हें बता दो कि मैं यहाँ हूँ। रोरान की भौहें तन गईं, उसकी आंखों में हैरानी की झलक थी। क्या आपने अपना मन बदल लिया, महाराज? माइकल ने कंधे उचका दिए। रोरान के चेहरे पर फिर से शरारती और धूर्त मुस्कान लौट आए। बहुत खूब। वह अपनी काठी पर घूमा और अंगरक्षकों की कतार पर नजर डाली। तुम, एक युवा, दुबला पतला लेकिन चौकन्ना योद्धा ने अपना सिर ऊपर उठाया और दौड़ते हुए आगे बढ़ा। कप्तान, महल की ओर आगे बढ़ो। उन्हें बताओ कि नया स्वामी आ गया है और रास्ते से ऊपर आ रहा है। बस इतना कह दो कि वह आ रहा है। शूरवीर ने पलकें झपकाई, फिर जल्दी से सिर हिलाया। जी महाराज। लगाम खींचते हुए वह मुड़ा और महल के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले पथरीले रास्ते पर सरपट दौड़ पड़ा। माइकल उसे जाते हुए देखता रहा, उसके चेहरे के भावों को समझना असंभव था। माइकल ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और उसकी नजर चुपचाप उसके बगल में चल रही उस काली आकृति पर पड़ी। लायरा, वह डार्क एल्फ हत्यारा एक परछाई की तरह महसूस कर रहा था। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? माइकल की आवाज टेलीपैथी के जरिए उसके दिमाग में आए। वह एक पल के लिए अकड़ गई। उसकी निगाहें अचानक चौंक कर उसकी ओर घूमी। उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मानसिक संपर्क के जरिए उसने आश्चर्य की लहर महसूस कर ली। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, प्रभावशाली। तो हत्यारे भी अचानक हमले का शिकार हो सकते हैं। कुछ पल बीतने के बाद उसकी शांत आवाज उसके दिमाग में गूंजी। तुम मुझ पर टेलीपैथी का इस्तेमाल कर रहे हो। माइकल ने हल्की सी मुस्कान दी और आगे कहा, एक हत्यारे के रूप में आप किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना काम करने में माहिर होते हैं, है ना? एक और विराम। जवाब देने से पहले वह उसके शब्दों को तौलती हुई प्रतीत हुई। यही तो मैं सबसे अच्छा करती हूँ। अच्छा, उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमसे पहले हवेली में घुस जाओ। किसी को पता न चलने देना। बस कुछ भी ढूंढ लेना, कुछ भी, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, बही खाते, मुहरें, आदेश, मुझे परवाह नहीं कि क्या है, बस मुझे कुछ ऐसा लाओ जिसे वे मुझे पहले दिन दिखाना न चाहें। लायरा ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ही महल को लूट लूं? हाँ, माइकल ने स्वीकार किया। इसे एक हल्की सी शुरुआत समझो। पकड़े मत जाना। मैं ऐसा कभी नहीं करती, लायरा यही कहना चाहती थी, लेकिन फिर चुप हो गई। इतना कहकर लायरा ने अपने घोड़े को एस्कॉर्ट लाइन के पीछे जाने के लिए प्रेरित किया। रोरान द्वारा भेजा गया योद्धा समूह से कुछ मिनट पहले ही हवेली के द्वार पर पहुंच गया। जैसे ही उसका घोड़ा अचानक रुका, रास्ते से धूल उड़ने लगी। प्रवेश द्वार के पास आराम कर रहे 2 पहरेदार अचानक खड़े हो गए, उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उनमें से एक टेढ़ी नाक वाला दुबला पतला आदमी ने अपना भाला कसकर पकड़ा और आगे बढ़ा। रुको, अपना काम बताओ। योद्धा ने अपनी गति धीमी तक नहीं की। एक तरफ हट जाओ। दूसरे गार्ड ने गुस्से से कहा, क्या तुम बहरे हो? हमने कहा था रुको। शब्द पूरे होने से पहले ही योद्धा घोड़े से उतर गया। उसके जूते पत्थर पर जोर से टकराए और उसने अपना लबादा झटक कर हटा दिया, जिससे उसकी छाती पर बना प्रतीक चिन्ह दिखाई दिया। लेकिन सिर्फ प्रतीक चिन्ह ही नहीं था जिसने गार्डों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह उसके चलने का तरीका था। पलक झपकते ही युवा योद्धा ने दूरी कम कर ली और एक हाथ से रक्षक के भाले को एक तरफ धकेलकर उसके कवच का अगला भाग पकड़ लिया। वह व्यक्ति लड़खड़ा गया और लगभग पत्थर की सीढ़ी पर गिरते गिरते बचा। मैंने कहा, हट जाओ, शूरवीर ने शांत स्वर में लेकिन हर शब्द में दृढ़ता के साथ दोहराया। तुम्हारा नया स्वामी मेरे पीछे है। अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो मेरा सुझाव है कि तुम ये फाटक खोल दो। दूसरा गार्ड, जो शायद अधिक अनुभवी था, उसने लहजा पहचान लिया और एक प्रशिक्षित सैनिक की गंभीरता को भी। वे उसके जैसे किसी व्यक्ति का मुकाबला करने का सपना भी नहीं देख सकते थे। वह तेजी से पीछे हट गया और अपने पीछे के भारी दरवाजों पर दस्तक दी। दरवाजे खोलो, अभी। उस हलचल ने हवेली के अंदर सबका ध्यान आकर्षित किया। कुछ ही क्षणों बाद सामने के गलियारे में तेज कदमों की आवाज गूंज उठी। दरवाजे चरमराते हुए खुले। मुख्य नौकरानी इसोल्डे सबसे पहले प्रकट हुई। दृश्य को देखते हुए उसकी तीखी निगाहें सिकुड़ गईं। उसके हाथ अभी भी रसोई के आटे से सने हुए थे, लेकिन उसका शरीर भाले की तरह अकड़ा हुआ था। स्टीवर्ड हिलमरिक धीरे धीरे पीछे पीछे चल रहा था और लेस वाले रुमाल से अपनी ठुड्डी से शराब पोंछ रहा था। आराम करने के कारण उसका चोला अभी भी सिकुड़ा हुआ था। ये सब शोर कैसा है? उसने पूछा। योद्धा ने अपने रक्षकों को छोड़ा और सहजता से उनकी ओर मुड़ा। वह एक घुटने पर बैठ गया, मुट्ठी सीने पर टिकाए हुए। विस्काउंट माइक के शूरवीर, उसने कहा। हाउस नॉर के लॉर्ड माइक आ रहे हैं। हवेली तैयार करो, वे कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुंच जाएंगे। इसोल्डे की आंखें चौड़ी हो गईं। वह यहाँ है? इतनी जल्दी? हाँ मैम, हिलमरिक ने उपहास उड़ाते हुए कहा। असंभव। हमें तो कई दिन पहले ही सूचना मिल गई होती।
शूरवीर ने ऊपर देखा, बिल्कुल भी विचलित हुए बिना। यह आपके लिए सूचना थी, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपको इससे पहले तैयारी करने के लिए नहीं कहा गया था, है ना? हिलमरिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नया विस्काउंट किसी गली के बदमाश की तरह चुपके से क्यों घुस आया? क्या उसे पता नहीं कि ये सब कैसे किया जाता है? उसे अच्छी तरह पता है कि यह कैसे किया जाता है, शूरवीर ने ठंडे स्वर में कहा। और उसने इसके विपरीत चुना। जैसे ही और नौकर गलियारों से झांकने लगे, दरवाजे और भी चौड़े खुल गए। अंदर फुसफुसाहट फैलने लगी। उनमें से कुछ को तो ये भी नहीं पता था कि उन्हें एक नया स्वामी मिल गया है। इसोल्डे ने आदेशों का इंतजार नहीं किया। वह तुरंत घूमी और बोली, हॉल को साफ करो अभी। शराब के जग हटाओ, बैनर वापस लगाओ, अगर जरूरत हो तो फर्श भी साफ करो, जल्दी करो। उसके तेज आवाज में दिए गए आदेशों पर नौकर इधर उधर भाग गए। हिलमरिक अब भी स्तब्ध और अपनी जगह पर जमसा गया था। नाइट सहजता से उठा। प्रबंधक के पास से गुजरते हुए उसकी आवाज धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई। तुम्हारे पास समय था और तुमने उसे बर्बाद कर दिया, बूढ़े आदमी। अब वह समय समाप्त होता है। हिलमरिक का जबड़ा कस गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसलिए नहीं कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसने उस शूरवीर की आंखों में कुछ देखा था। एक चेतावनी। यह आसानी से नहीं मिलता। तारांकन। माइकल ने यह सब देखा। हवेली के द्वार तक पहुंचने से पहले ही उसकी दुर्बलता ने भीतर से गूंजती हुई आवाजों को सुन लिया था। नौकरों की चौंकी हुई चीखें, मुख्य नौकरानी के चिल्लाते हुए आदेश और स्टीवर्ड हिलमरिक की चिड़चिड़ी, शराब के नशे में लड़खड़ाती बड़बड़ाहट। लेकिन बात सिर्फ शब्दों की नहीं थी। अपने संपर्क में मौजूद लोगों के माध्यम से माइकल ने घबराहट, अव्यवस्था और घर को कुछ ही मिनटों में व्यवस्थित करने की अफरा तफरी को महसूस किया। उसके मन में विचारों का एक बेतहाशा शोर मच रहा था। मुख्य नौकरानी क्यों चिल्ला रही है? कौन आ रहा है? मैंने वो घर का बैनर कहाँ रख दिया? नया स्वामी, हमारा नया स्वामी है। और यह सिर्फ नौकरों तक ही सीमित नहीं था। हिलमरिक के सुस्त और उत्तेजित विचार बासी तेल की तरह माइकल की चेतना के किनारे पर रिश्ते चले गए। धिक्कार है उस शूरवीर पर। पहले सूचना भेज देनी चाहिए थी। ड्यूक को धिक्कार है। इस तरह से काम नहीं होता। वह क्या सोचता है, किसी नए हीरो की तरह इतराता फिर रहा है? उसे तो बाकियों की तरह राजधानी में सर जाना चाहिए था। माइकल की भौहें और भी तन गईं। तो बस यही था। पहले तो उसने हिलमरिक को संदेह का लाभ दिया था। शायद वह व्यक्ति अभिभूत था, शायद कोई बाहरी ताकतें काम कर रही थी, शायद कुछ ऐसी बातें थी जो वह समझ नहीं पा रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था। जो कुछ उसने देखा था और अभी भी देख रहा था, उसके लिए कम से कम वह स्टीवर्ड दोषी था। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी जागरूकता का दायरा बढ़ाते हुए हवेली की दीवारों के भीतर मौजूद लोगों के मन को छुआ। कर्मचारी, उनमें से कई डरे हुए थे, कुछ वफादार थे, लेकिन जितने लोग उसे पसंद थे उससे कहीं अधिक उदासीन थे, महीनों के कुप्रबंधन से थके और निराश। कुछ तो हिलमरिक की मौन घृणा को भी साझा करते थे, हालांकि वे इसे बेहतर ढंग से छिपाते थे। माइकल के होंठ पतले हो गए। यह कोई आसान सफाई नहीं होगी। जैसे ही हवेली के ऊंचे शिखर पूरी तरह से दिखाई देने लगे, उसने ऊपर की ओर देखा। सुरक्षा दल सड़क के अंतिम मोड़ पर चढ़ रहा था। खुरों की आवाज ढीली बजरी और काई से ढके पत्थरों पर गूंज रही थी। रोरान ने उसकी ओर देखा। हम कुछ ही पलों में वहां पहुंच जाएंगे। मुझे पता है, माइकल ने धीरे से कहा। रोरान उलझन में दिख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। माइकल ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। कुछ ही क्षणों बाद, थोड़ी ही दूर आगे, हवेली के द्वार पहले ही खोल दिए गए थे। आंगन में नौकर अजीब तरह से सावधान मुद्रा में खड़े थे। कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने अभी अभी एप्रन पहने हो। अन्य झाड़ू और पोछे को हथियार की तरह पकड़े हुए थे। प्रवेश द्वार के ऊपर लगे बैनर जल्दबाजी में बदले गए थे, मुड़े हुए, एक तो उल्टा भी लगा हुआ था। माइकल का दल छायादार रास्ते से निकलकर चौड़े आंगन में पहुंचा, जहां चमकदार कवच और जगमगाती काठी पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। ये दृश्य भयावह था। दर्जनों सैनिक अनुशासित और चुस्त दुरुस्त होकर अपने घोड़ों पर सवार हुए। नौकरों में हलचल मच गई। कुछ पीछे हट गए, कुछ ने झुककर प्रणाम किया, लेकिन या तो बहुत हल्का या बहुत धीमा। इसोल्डे सीढ़ियों के नीचे अकड़कर खड़ी रही। उसकी आंखें तेज थीं और हाथ पीठ के पीछे कसकर बंधे हुए थे। लेकिन हिलमरिक ने सिर नहीं झुकाया। हिलमिक सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़ा था। उसके चेहरे पर संयम था, हालांकि माइकल अभी भी उसके विचारों से उमड़ते हुए आक्रोश की कड़वी चुभन को महसूस कर सकता था। माइकल घोड़े से उतर गया। वह हल्के से उतरा, उसके जूते पत्थर पर लगे। रोरान उसके पीछे आया और फिर बाकी के सैनिक भी सधे हुए अंदाज में पीछे हट गए, एक रक्षात्मक घेरा बनाते हुए जो देखने में खतरनाक नहीं लगता था, लेकिन फिर भी आंगन पर अपना दबदबा बनाए रखता था। सन्नाटा बेहद नाजुक था। हिलमरिक ने बनावटी मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए आगे कदम बढ़ाया। स्वागत है लॉर्ड नॉर। मुझे उम्मीद है कि आपकी यात्रा बिना किसी घटना के रही होगी। पहले तो माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हर जूते की आहट किसी न्यायाधीश के हथौड़े की तरह गूंज रही थी। उसकी निगाहें आंगन पर घूम गईं, टूटे हुए खंभों पर, मुरझाई हुई बगीचे की झाड़ियों पर, टूटी हुई धूप घड़ी पर और पानी के बिना फव्वारे पर। तब और केवल तभी उसने हिलमरिक की आंखों में देखा। माइकल ने शांत भाव से कहा, मुझे विश्वास है कि आपने इस जागीर और थॉर्नवेल की स्थिति का पूरा लेखा जोखा तैयार कर लिया है। हिलमरिक ने पलकें झपकाईं। मुझे आपके आगमन की सही तारीख की सूचना नहीं दी गई थी। अगर मुझे तुम्हें, माइकल ने बीच में ही टोकते हुए कहा, उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि कई नौकर सहम गए। तुम्हें अलग अलग सूचनाएं मिली थीं, एक ड्यूक के घर से, एक मेरे नाइट से। वह और करीब आया और तुमने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया। हिलमरिक का मुंह खुला, लेकिन माइकल ने हाथ उठा लिया। मुझे बहाने सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, स्टीवर्ड हिलमरिक। शीर्षक को इतनी स्पष्टता के साथ बोला गया कि उसके किनारे स्पष्ट हो जाएं। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं।
क्या तुम मुख्य नौकरानी हो? जी महाराज, मुख्य दासी ने तुरंत सावधान मुद्रा में कहा। हॉल तैयार करो, ये किया जा रहा है। अच्छा, 1 घंटे के भीतर मैं चाहता हूं कि सभी वरिष्ठ कर्मचारी उपस्थित हों। गार्ड, मुंशी, रसोइया, लोहार, अस्तबल का मुखिया, हर वो व्यक्ति जिसके पास कोई पदवी है। अगर कोई अनुपस्थित रहा तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जी महाराज, उनसे रिकॉर्ड लाने को कहो, पिछले 2 सालों के सारे रिकॉर्ड। वह हिलमरिक की ओर मुड़ गया, विशेषकर तुम्हारा। हिलमरिक का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन उसने अपना सिर अकड़कर झुकाया। बेशक, माइकल मुस्कुराया नहीं, इसके बजाय वह मुंह फेर कर चला गया। रोरान, उसने पीछे मुड़े बिना पुकारा, हमारे आदमियों के लिए रहने की जगह तय करो। मुझे शाम होते होते हवेली के चारों ओर गश्त का इंतजाम चाहिए। हमें नहीं पता कि अब भी कौन इस जगह को अपना समझता है। समझ गया, रोरान ने कहा और तुरंत ही एस्कॉर्ट दस्ते को आदेश देने लगा। माइकल धीरे धीरे सलीके से सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने हिलमरिक को बिना देखे पार किया, फिर इसोल्डे को और फिर उत्सुकता से देख रहे कर्मचारियों के समूह को। यह अब किसी जीर्ण शीर्ण प्रबंधक की जागीर नहीं थी, अब यह हाउस नॉर का मुख्यालय था, और अंदर मौजूद हर कोई इस बदलाव को महसूस करेगा। हवेली के अंदर हवा भारी लग रही थी। सामने का भव्य हॉल धुंधला था। दरवाजों से लेकर दूर छोर पर स्थित जुड़वा सीढ़ियों तक एक लंबा कालीन बिछा हुआ था, लेकिन वह घिसा पिटा था, उसका गहरा लाल रंग फीका पड़कर जन के रंग में बदल गया था। माइकल ये सोचे बिना नहीं रह सका कि हवेली में नौकर होने के बावजूद वह मृत कैसे दिख सकती है। हॉल के केंद्र की ओर बढ़ते हुए माइकल के कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी, उसकी इंद्रियां और भी तेज हो रही थीं। वह अपने आसपास की हर हलचल को महसूस कर रहा था, छिपे हुए नौकर की हर घबराहट भरी सांस, आधे बंद दरवाजे के पीछे की हर फुसफुसाहट। तब एक झिलमिलाहट, दृष्टि का नहीं बल्कि उपस्थिति का। वायुदाब में मामूली बदलाव। माइकल नहीं मुड़ा। एक पल पहले वह अकेला था और अगले ही पल उसके बगल में एक परछाई दिखाई दी। लायरा, काली परी कोहरे की तरह चुपचाप बिना किसी आहट के आगे बढ़ी। उसके चांदी जैसे बाल एक ढीली चोटी में बंधे थे जो उसके गहरे चमड़े के चोगे पर चांदनी की तरह चमक रहे थे। धुंधले हॉल में उसकी चांदी जैसी आंखें हल्की सी चमक रही थीं, लेकिन उसके चेहरे के भाव हमेशा की तरह रहस्यमय बने हुए थे। उसके हाथों में दस्तावेजों का एक साफ सुथरा बंडल था। माइकल ने पलक तक नहीं झपकाए, केवल विजडम ही हिला। माइकल के कंधे पर बैठे हुए उसने एक अजीब सी धीमी आवाज निकाली। उल्लू की चौड़ी सुनहरी आंखें बौने पर टिक गईं और उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। चमकदार बाल, चमकदार खाना। लायरा रुक गई। उसे उम्मीद थी कि कोई चौंक जाएगा, पलके झपकाएगा या शायद भौंय भी उठा लेगा। इसके बजाय माइकल ने बस अपना हाथ उठाया और उसकी ओर देखे बिना ही उससे कागजों का गट्ठा ले लिया। तुम मेरी उम्मीद से धीमे निकले, उसने धीरे से कहा। लायरा ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। मैंने लंबा रास्ता चुना, मुझे उम्मीद है कि आपने किसी को नहीं मारा। नहीं, उसने कहा। माइकल ने दस्तावेजों के ढेर पर नजर डाली और सबसे ऊपर के दस्तावेजों को सरसरी तौर पर देखा। एक पृष्ठ पर उसकी नजर पड़ी खर्चों का बही खाता, जिसमें खाने पीने के खर्चों में लगातार विसंगतियां थीं और रखरखाव की मरम्मतों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। वह इस दुनिया में रह चुका है और इसके साथ इतना घुल मिल गया है कि उसमें कुछ सामान्य ज्ञान तो है ही। उसने उसे ऊपर उठाया और कहा, सिर्फ यही किसी को फांसी देने के लिए काफी है। लायरा ने अपनी बाहें मोड़ ली और कमरे का जायजा लेने लगी। अभी और भी है, मैं बस इतना ही ले जा सकी, बाकी मैंने याद कर लिया है। माइकल ने एक हल्की भावहीन मुस्कान दी। वह मुड़ा और भगवान के निजी अध्ययन कक्ष में जाने वाले बड़े लकड़ी के दरवाजों की ओर बढ़ता रहा। उसके पीछे लायरा बिना कहे ही उसके कदमों में चलने लगी। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया, फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता था कि मैं वहां थी, है ना? हाँ, कैसे? माइकल की निगाहें नहीं हटी। तुम अच्छे हो, लेकिन तुम अदृश्य नहीं हो, कम से कम मेरे लिए तो नहीं। लायरा ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चांदी जैसी आंखें उसकी पीठ पर टिक गईं और जरूरत से ज्यादा देर तक वहीं ठहर गईं। नए स्वामी आश्चर्य से भरे हुए थे। आखिर यह आदमी कौन था और उसके पास किस प्रकार की शक्ति है? माइकल अध्ययन कक्ष के दरवाजे तक पहुंचा। वह अंदर चला गया। कमरे में उपयोग न होने और बासी शराब की दुर्गंध आ रही थी। किताबें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं और मेज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। थॉर्नवेल का एक बड़ा नक्शा दीवार पर टेढ़ा लटका हुआ था, जिसका एक किनारा मुड़ा हुआ था और उस पर पानी के धब्बे थे। माइकल डेस्क तक गया, दस्तावेजों को जोर से पटक दिया और लायरा की ओर मुड़ गया। उन्होंने कहा, खुद को तैयार कर लो, तुम जल्द ही दोबारा काम पर लग जाओगे। लायरा ने अपनी भौहें उठाईं। किस तरह का काम? माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें नक्शे पर टिकी हुई थीं। माइकल ने कुछ देर तक नक्शे का अध्ययन किया। उसकी उंगलियां थॉर्नवेल की धुंधली रूपरेखाओं पर फिर रही थीं। फिर धीरे धीरे वह उसकी ओर मुड़ा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। अभी के लिए मुझे बताओ कि तुमने क्या खोजा है।